अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन। ये है इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। आज मंगल है। मंगल का दिन मंडे से थोड़ा सा, पीर से थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुझे ऐसा लगता है कि दो छुट्टियां या एक छुट्टी करने के बाद फिर भी पीर को थोड़ा माइंड बन ही जाता है काम करने का। मंगल को थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो हैव अ नाइस मंगल आई वुड से। अगर आपको कुछ इस किस्म का फील हो रहा है या नहीं हो रहा। पाकिस्तान, चूंकि मैं ऐसे कहता हूँ कि खबरों का घर है, खबरें यहाँ पे आती रहती हैं, बहुत सारी खबरें अब भी आ रही हैं। एक तो सबसे पहली बात यह है कि कुछ जो यूरोपीय ममालिक हैं उन्होंने ओमिक्रॉन को लेकर बड़ी सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। कुछ ममालिक ने फैसला, यूके के हवाले से दिलचस्प बात यही है कि इस वक्त जो उनके वजीर आज़म है उन्होंने कहा है जी कि हम क्रिसमस से पहले बहुत सख्त पाबंदियां नहीं लगाएंगे, लेकिन जितनी जरूरत होगी उतनी पाबंदियां लगाएंगे। पाकिस्तान ने भी अपने रिस्ट्रिक्शंस को रिवाइज किया यूके से लेकर, और जो यूके से यहाँ पे डायरेक्टली पैसेंजर्स आएंगे उनको उसी वक्त एक रैपिड कोविड टेस्ट कराना होगा। उसके अलावा दीगर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि आपको नेगेटिव PCR टेस्ट चाहिए, वो सारी चीज़ें उसी तरह से बरकरार हैं, लेकिन उसको कंसिडर रिवाइज किया गया है। सो ये भी एक अच्छी बात है। दूसरी जानिब यूके के अंदर 12 से 15 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए भी जो वैक्सीन है उसको लाजमी करार दिया गया है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान में अब 30 साल से उम्र के जो लोग हैं वो अपनी पसंद की वैक्सीन लगा सकेंगे। तो अगर आप 30 साल से ज़्यादा हैं, पहली 2 वैक्सीन लगवाने के बाद आपको 6 माह हो चुके हैं, तो उसके बाद आप जाके अपनी बूस्टर लगवा लीजिए। और ये ओमिक्रॉन के लिए बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान में अभी तक मुश्तबा केसेस है ओमिक्रॉन के, लेकिन कल डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि उन्हें शक है कि ओमिक्रॉन पाकिस्तान में है, लेकिन रिपोर्ट नहीं होना चूंकि अब लोग टेस्ट नहीं करवा रहे। और साथ साथ WHO ने भी कहा है कि जो ओमिक्रॉन है वो बहुत तेजी से फैलेगा, लिहाजा हम सबको एहतियात की जरूरत है। और कल भी हमने बात की थी कि शादी ब्याह की जो तकरीबात है अगर आपने अटेंड करनी भी है तो मास्क या दीगर SOPs का ख्याल जरूर रखें ताकि आप इससे महफूज रह सकें, क्योंकि ऑब्वियसली इसके फैलने की रेशो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और उसके अलावा जी हमने इससे पहले हेडलाइंस की जानिब बढ़े, वैसे तो बड़ी खबर में हमने बात करनी है। PTI को बहुत बुरी तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी हद तक बुरी कह सकते हैं। आई मीन बहुत बुरी नहीं, थोड़ी सी बुरी हुई है। तो शिकस्त हुई है उनको KPK के अंदर, और पार्टी के अंदर इस वक्त काफी मुतजाद राय इस हवाले से फैलना शुरू हो गई है। किसकी वजह क्या है, किसकी वजह से हुई, इस सारी सूरत हाल पे भी हमने बात करनी है। वी हैव अ लॉट टू शेयर विद यू। शुरू कर लेते हैं आज की हेडलाइंस। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में PTI को अपसेट शिकस्त। कई विफाकी और सूबाई वुज़रा को अपनी तहसीलों में शिकस्त। JUIF ने मैदान मार लिया। PTI की शिकस्त पर ऑपोजिशन के ताबड़तोड़ हमले। बल्दियाती नताइज को JUIF, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपने मौक़िफ़ की तस्दीक करार दे दिया। बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त पर PTI में दराड़े वाज़े। रहनुमाओं ने एक दूसरे पर उंगलियां उठा दी। वज़ीर आज़म से कार्रवाई का मुतालिबा। महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत से महंगी बिजली बनाने वाले पुराने प्लांट्स बंद करने का मुतालिबा कर दिया। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना न्याजी बताएंगी मुस्तहिक और गरीब खानदानों की मदद के लिए कोशा ऑर्गेनाइजेशन डोर ऑफ अवेयरनेस के बारे में। बोरोन अंसर क्या है, बोरोन की खुसूसियत और इस्तेमाल पर बात करेंगे सेगमेंट माइंड मैटर्स में। सहराए थर की वाहिद ढोलची और गुलकारा मरियम नाज होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। और कौमी तराने के खालिक हफीज जलंधरी को दुनिया से रुखसत हुए 39 बरस बीत गए। ये थी आज की हेडलाइंस। इससे पहले कि हम बड़ी खबर की जाने बढ़े, एक अफसोसनाक खबर बिल्कुल अब से कुछ देर पहले हमें मौसूल हुई। हमने कहा आपसे शेयर की जाए। डॉक्टर ताहिर शमसी साहब के हवाले से, जो आपको मालूम है बड़े माहिर डॉक्टर थे, बड़े माहिर हेल्थ प्रोफेशनल थे। उनकी अब से कुछ देर पहले डेथ हुई है। कुछ देर पहले कराची के अंदर आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पर वो ICU के अंदर जेर इलाज थे, उनका इंतकाल हो गया ब्रेन हेमरेज की वजह से। एक वीक पहले उनकी एक सर्जरी हुई थी और उसके बाद मुसलसल डॉक्टर साहब ICU में ही थे। हमारा उनसे एक ताल्लुक स्क्रीन का ताल्लुक था। हमारे अक्सर शोज के अंदर आते रहे, आपको याद होगा कि प्लाज्मा थेरेपी हो या कोविड के कुछ सॉल्यूशंस की बात हो तो उसमें भी डॉक्टर साहब का पहले काफ़ी तज़किरा रहा और बड़ी मारूफ शख्सियत थे। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के हवाले से इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी और इनका माहिर अमराज खून थे बेसिकली, और इनका ब्रेन हेमरेज से इंतकाल हुआ। नहायत अफसोसनाक खबर सुबह सुबह में मौसूल हुई और हमें आपसे शेयर की जाए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस और उनकी फैमिली को ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक दे। हमारी दुआएं उनके और उनकी फैमिली के साथ हैं। इसी नोट के ऊपर आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की।
बड़ी खबर आपको मालूम है, खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात की बात की है। पहले मरहले में बड़ी तब्दीली आ गई, पता नहीं तब्दीली आ गई या तब्दीली चली गई, लेकिन कुछ हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल 2 जनरल इलेक्शंस जीतकर तारीख रकम करने वाली हुक्मरान जमात पीटीआई की अपसेट शिकस्त सामने आ गई है और उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब तक 64 में से 60 तहसीलों के मुकम्मल गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आ गए हैं। मौलाना फजल रहमान की जमात JUIF सिटी मेयर और तहसील चेयरमैन की 21 नशिस्तें जीतकर खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी जमात बन गई है। और दूसरी जानिब पीटीआई को अब 15 नशिस्तें मिली इनके मुकाबले में और ओबियसली वो दूसरे नंबर पे आई है। आज़ाद उम्मीदवार 10, ANP 6, मुस्लिम लीग नून 3, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, तहरीक इस्लाहात पाकिस्तान और दीगर पार्टियों ने भी 1-1 नशिस्त हासिल की है। पीटीआई को सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में भी एक बड़ा धचका लगा है, जहाँ पे JUI की जुबैर अली 11,000 वोटों की बर्तरी से मेयर मुंतखब हो चुके हैं, जबकि पीटीआई पेशावर, मर्दान, कोहाट और बनू में किसी एक भी नशिस्त पर सिटी मेयर मुंतखब ना करा सकी। जबकि हुक्मरान जमात 7 अजला में कोई भी एक तहसील कौंसलर मुंतखब कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई। कई वफाकी और सूबाई वुज़रा अपनी अपनी तहसीलों में हार गए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर सवाबी में नाकाम रहे, जबकि वफाकी वजीर शिबली फराज और शहरियार आफरीदी भी कोहाट से ना जीत सके। अली अमीन गंडापुर की बात की जाए तो वो भी अपनी तहसील में हार गए, जबकि वफाकी वजीर उमर अयूब के खानदान का भी हरीपुर से सफाया हो गया। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान के हाथ में भी मर्दान के हाथ से चला गया। जबकि बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त के बाद पीटीआई में जो अंदरूनी इख्तलाफात है वो भी खुलकर सामने आए हैं। रहनुमाओं ने एक दूसरे पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी हैं। डेप्यूटी स्पीकर सूबाई असम्बली महमूद जान ने पीटीआई रहनुमाओं पर बिक जाने के संगीन इल्जाम लगाए और अपने ही MNA पर संगीन इल्जाम लगा दिए। जबकि सूबाई वजीर इत्तला जो शौकत यूसुफजई हैं, उन्होंने शिकस्त की वजह महंगाई को करार देते हुए दावा किया कि अगले 2 से 3 माह में महंगाई कम करेंगे। जबकि खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो दूसरे मरहले में 18 अजला में बल्दियाती इलेक्शन 16 जनवरी को होंगे और इसी पर अभी हम बात करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ शौकत यूसुफजई साहब मौजूद है, पाकिस्तान इंसाफ KP के आम रहनुमा हैं। उनसे जरा पूछते हैं कि वो हमें क्या बता पाएंगे। यूसुफजई साहब, थैंक यू वेरी मच। इट्स नॉट अ गुड मॉर्निंग फॉर यू। हमने देखा है बड़े मसाइल आपके लिए पैदा हो गए हैं और ये कहा जाता है कि जो बल्दियाती इंतखाबात होते हैं ये पल्स होती है, इससे पता चलता है कि अवाम क्या सोच रहे हैं किसी पार्टी को लेकर, और आपने थोड़ा सा डिले भी किया इन इंतखाबात को लेकर। सो पीटीआई पिछले 8 साल से है खैबर पख्तूनख्वा में बरसर इख्तदार है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बल्दियाती इलेक्शन के इस पहले मरहले में तहरीक इंसाफ को मायूस कुन शिकस्त हुई है, पीटीआई ने अवाम का वो एतमाद पीटीआई नहीं जीत पाई, आपके ख्याल में क्यों मुस्तरद किया पीटीआई को अवाम ने? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं नहीं समझता कि अवाम ने मुस्तरद किया है। और खैबर पख्तूनख्वा में तो अभी 17 अजला में इलेक्शन हुए, आधा सूबा तो अभी भी रहता है, अभी उसके दूसरे मरहले के इलेक्शन रहते हैं। और पहले मरहले में चूंकि हमसे थोड़ी बहुत गलतियां हुई है, हमारे जो एक उम्मीदवार के बजाय 10-10 उम्मीदवार खड़े हुए हैं और वो भी जो पीटीआई का वोट है वो तकसीम हुआ है, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन उसका भी हम जायजा लेंगे कि जहाँ जहाँ हमारी कमजोरियाँ आई हैं ताकि वो दूसरे मरहले में वो चीज़ें ना हो, तो पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन ये कि बल्दियाती इलेक्शन जो होता है वो पैमाना नहीं होता है कि आप कहें कि जी आइंदा जो है ना सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात पे असरअंदाज होंगे, ऐसे हरगिज़ नहीं। ये सिस्टम जो दिया है हमने, ये बिल्कुल लोकल जो ग्रास रूट लेवल के जो इश्यूज होते हैं, ये उनको आसान बनाने के लिए, लोगों को आसानी देने के लिए, ये उस टाइप के जो मंसूबे हैं या जो पॉलिसियाँ हैं वो दिए। इमरान खान का विजन भी था कि एक बंदा MPA MNA वहाँ तक रसाई उनकी मुश्किल होती है, तो ये जो सिस्टम दिया है इसमें हर घर यानी गली गली में आपको उनके नुमाइंदे मिलेंगे, तो उनके एक मुश्किलात भी हल होगी, मुश्किलात भी आसान होगी। लेकिन जो आपने कहा कि मुस्तरद किया, बिल्कुल हरगिज़ नहीं, हमने फिर भी बहुत ज़्यादा वोट किया। अगर आप वोट बैंक देखें, देखिए 2 किस्म का वोट था इस पूरे इलेक्शन के अंदर, पीटीआई हामी और एंटी पीटीआई। और आप ये देखें कि अभी भी तहरीक इंसाफ जो इस इलेक्शन में भी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। अगर वोट के लिहाज से आप देखें, जहां हम जीते हैं वहां जीते हैं, जहां हम हारे वहां पे सेकंड पोजीशन हमारी आई है। और आप देखें कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो अपने आप को बहुत बड़ी जमातें कहलाती हैं, पीपल्स पार्टी ने कोई सीट ही नहीं हासिल की और नून लीग ने 2 सीटें हासिल की, तो आप अंदाजा करें कि बड़ी बड़ी पार्टियां वॉश आउट हो गई। हाँ, जो पेशावर में और दूसरी जगहों पे जो JUI जीती, उसमें मेन फैक्टर एक तो ये था कि हमारे जो अपने लोग थे एक दूसरे के खिलाफ मुकाबले में आ गए।
दूसरा ये था कि JUI का सिर्फ वोट नहीं था, उसके साथ मुस्लिम लीग भी थी, उसके साथ कौमी वतन पार्टी भी थी, उसके साथ छोटी मोटी और पार्टियां भी थी जो उनको सपोर्ट करती रही और मामूली मार्जिन से जीते हैं। कोई ये नहीं कि बहुत बड़ा मार्जिन वो किया है। तो जिस तरह आपने कहा, हम अपने जहां हमने गलतियां की उसको जरूर देखेंगे। ये क्रेडिट जरूर इस हुकूमत को जाता है कि शफाफ इलेक्शन कराने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। महमूद खान, वज़ीर आला महमूद खान को मैं क्रेडिट देता हूँ। पूरा दिन वो जो है ना उस इलेक्शन की निगरानी में उन्होंने गुजारा कि कहीं कोई वाकया पेश ना आ जाए और स्मूथली इंतखाबात को यकीनी बनाया। तो अल्लाह का फजल है, कोई धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता है, कोई इस तरह इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि ये असरअंदाज हुए हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं कि कोई ये भी नहीं कह सकता कि ये करप्शन की वजह से आ रहे हैं या कोई और एजी लोड की वजह से आ रहा है। हम पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा है। सिर्फ ये जरूर था, लोगों ने जिस तरह अपोजिशन कहती रही कि जी महंगाई में इजाफा हुआ है, महंगाई में इजाफा हुआ है, उसका थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ा होगा, लेकिन जो मेन फैक्टर है वो ये कि PTI ने PTI को हराया। जिस आपने अभी पार्टी के अंदरूनी मामलात का जिक्र किया, शिबली फराज साहब भी कहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन में जो PTI का मुकाबला था वो PTI से ही था, जबकि डिप्टी स्पीकर ने भी कहा कि जो शिकस्त है उसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने ही लोगों पर डाली और बहुत संगीन इल्जाम लगाए। आप नहीं समझते कि PTI जो है बल्दियाती इलेक्शन में कोई मौसर हिकमत अमली लाने में नाकाम रही है, इसीलिए शिकस्त का सामना करना पड़ा? सिस्टम भी नया बना और कुछ ये था कि हम निचले लेवल पे जो कानून साजी हुई थी कि वो नॉन पार्टी बेस पे होंगे, फिर अचानक पार्टी बेस पे हो गए, तो ये थोड़ा सा वो भी हुआ। और लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें जो गलती मुझे नज़र आ रही है वो यही था कि हमने हमारे जो उम्मीदवार थे वो आपस में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो उसके असरात तो पड़े हैं हम पे, लेकिन ये कि फ्यूचर में इसको हम रोकेंगे इंशाल्लाह। और जो महमूद जान के इल्ज़ामात थे वो भी, उसका भी पार्टी जायज़ा लेगी और जहाँ जहाँ हमसे गलतियाँ हुई हैं या कमज़ोरी आई है उसका हम ज़रूर जायज़ा लेंगे। पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, हमने कभी हिम्मत नहीं आ रही। वो पार्टी हैं जो 96 से लेके हमने एक हिम्मत की, एक स्ट्रगल की और जहाँ हम पूरा इलेक्शन हारते थे लेके आके खड़े होते थे। तो ये तो एक बल्दियाती इलेक्शन है और इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन में आप देखेंगे PTI का अच्छा, ज्यादा होगा। शौकत, वज़ीर आज़म का ये मौक़िफ़ है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इंतखाबी मुहिम है वो मौसर तरीके से नहीं चलाई गई, जिसकी वजह से यहाँ पे नाकामी का सामना करना पड़ा। तो क्या आप बीइंग अ प्रोविंशियल लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या आप वज़ीर आज़म के इस मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ हैं? ठीक कह रहे हैं वज़ीर आज़म? पहली बात ये कि चूंकि वज़रा और ये लोग तो इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते थे, उन पे पाबंदी थी। ज़रूर इस तरह की कोई कानून साजी होनी चाहिए कि ये पाबंदी हट जाए, क्योंकि हम सारे पॉलिटिकल लोग हैं और हर एक अपना अपना हल्का होता है। लेकिन इलेक्शन के कानून में ये है कि जी उन हल्कों में वज़रा नहीं जा सकते, MPs नहीं जा सकते, MNS नहीं जा सकते, तो ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। हम पॉलिटिकल लोग हैं और हमें जाना चाहिए। और बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब ने जो कहा है उनके खदशात बिल्कुल सही होंगे। जहाँ पे मौसर कैंपेन चली है वहाँ पे रिजल्ट भी आया है और जहाँ पे हमारे उम्मीदवार ने एक दूसरे का मुकाबला नहीं किया वहाँ भी अच्छे रिजल्ट आए। लेकिन जहाँ पे उम्मीदवार अगर आमना सामना करेंगे, अगर आप वोट बैंक देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पहले से ज़्यादा हमारा वोट बैंक बढ़ा है। लेकिन ये कि हमने एक दूसरे के खिलाफ उसको इस्तेमाल किया। आपका भी ये मौक़िफ़ है कि PTI की जो शिकस्त हुई है उसकी वजह महंगाई है और महंगाई आपने कहा है कि अगले 3 माह में कम हो जाएगी, जबकि दूसरी जानिब बात करें तो वफाकी हुकूमत 400 अरब टैक्स का जो मिनी बजट है वो पेश करने जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में महंगाई कैसे कम होगी? देखिए, मैं जो कह रहा हूँ ना वो सिर्फ महंगाई एक फैक्टर नहीं है, महंगाई भी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन जो मेन चीज़ जो है जिसमें मैं आपको कह रहा हूँ कि एक तो हमारे उम्मीदवार एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, फिर जो वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरफ इशारा किया है कि कैंपेन मौसर नहीं होगी, तो शायद हो सकता है, क्योंकि हम तो कैंपेन नहीं कर सकते थे ना, हम तो सारे अगर वज़रा थे तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाबंदी थी। अब ये डिपेंड करता है उन उम्मीदवारों के ऊपर कि उन्होंने कितनी हिम्मत की है, तो डेफिनेटली इसमें भी कमज़ोरी हुई होगी। और लेकिन ये कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आइंदा जो दूसरे मरहले के इंतखाबात हों उस पर इस असरअंदाज ना हो। और लेकिन ये क्रेडिट ज़रूर इस हुकूमत को देनी चाहिए कि वज़ीर आला महमूद खान की हुकूमत ने शफाफ इंतखाबात कराने, पुरअमन कराने में अपना पूरा जोर लगाया, पूरा किरदार अदा किया है। और सबसे खुशी की बात यह है कि पहली दफ़ा बल्दियात के इलेक्शन जो है वो
फाटा में हो, फाटा के उन इलाकों में हो रहे थे जो पहले फाटा थे। अब तो हमारे इंतजाम हुआ है उसका, लेकिन ये अच्छी बात है कि फाटा के अवाम ने बलदियाती इंतखाबात। अच्छा, इसमें एक फैक्टरी मौजूद है। कल हम अपने ब्यूरो चीफ से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी है वो इतनी बुरी बहरहाल नहीं है। ये जो शिकस्त है शायद इसकी वजह वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी हो सकती है, गैस का बहरान, बिजली या महंगाई। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि 3 माह पहले तक कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में JUIF को एक भी सीट नहीं मिली थी, वी रिमेंबर, और PTI ने ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप किया था। लेकिन 3 माह के अंदर ऐसा क्या हुआ कि बलदियाती इलेक्शन में जो PTI है वो तकरीबन नाकाम हुई या कम से कम कामयाब नहीं हुई, ये कह लेना चाहिए, और JUIF उसके ऊपर बर्तरी ले गई, बड़ी जमात बन गई। देखिए, मैंने जो आपसे कहा ना कि अगर हम आपस में इलेक्शन ना लड़ते और ये वोट बैंक तकसीम ना होता तो कभी भी JUI नहीं आ सकती थी। फिर अकेली JUI ने सिर्फ उस पे अकेली अपने स्ट्रेंथ पे तो इलेक्शन नहीं लड़ा है ना। उन्होंने मुस्लिम लीग ने भी उनको सपोर्ट किया है और कौमी वतन पार्टी ने भी उनको सपोर्ट किया है। तो इन दोनों जमातों का थोड़ा थोड़ा वोट बैंक तो जरूर था। तो वो जो है ना उससे और दूसरा हमारा वोट जो है वो तकसीम हुआ, तो फैक्टर तो बिल्कुल मालूम फैक्टर है। तो ये इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, मैंने जैसे आपसे कहा कि, और हमने मुदाखलत भी नहीं की। अगर सूबाई हुकूमत मुदाखलत करती, ये तो अभी भी चीख रहा है कि जी दान ली हुई है, दान ली हुई है। जो पीपल्स पार्टी को तो एक सीट भी नहीं मिली है ना। तो अगर ये JUI भी अगर आज सीटें ना ले जाती है तो ये भी चीखती कि जी दान ली हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, हमने पहले भी कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया है, ना गलत तरीके से इलेक्ट कराया अपने लोगों को, हमेशा साफ शफाफ तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लिया है। और आज भी इस पर यकीन रखते हैं कि शफाफ इंतखाबात के ज़रिए ही डेमोक्रेसी मजबूत हो सकती है। और जो लोग आएंगे, हमें तवक्कुआत है उनसे कि वो आवाम के मसाइल हल करेंगे। देखिए, ये पोलराइजेशन जो है उससे हटकर अब सोचना होगा कि जो लोग भी आए वो आवाम की फिक्र है। इससे पहले आपने दूसरे मरहले के इंतखाबात के हवाले से बात की थी, तो खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला में 16 जनवरी को होने जा रहे हैं इलेक्शन। क्या दूसरे मरहले में भी PTI की जो स्ट्रैटेजी है वो यही रहेगी या थोड़ा चेंज का इम्कान है स्ट्रैटेजी में? देखिए, हमने तो डेफिनेटली एक मतमली हमने बनाई भी है और इंशाल्लाह ताला वहाँ हमारी पोजीशन भी बड़ी अच्छी है। अच्छा, जहाँ तक आप 16 जनवरी की बात कर रहे हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। मेरी तो यही गुजारिश होगी कि 16 जनवरी में इंतखाबात का होना काफ़ी मुश्किल होगा। शायद इसका जिक्र इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान भी कर चुके हैं, क्योंकि हमारे इलाकों में बर्फबारी होती है बहुत शदीद, और जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं वो सारे निकल के मैदानी इलाकों में आ जाते हैं, वो अपने इलाकों में होते भी नहीं है। अच्छा, तो ये एक मुश्किल ज़रूर होगी। अब ये तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है कि उन्होंने इन कम लोगों से इंतखाबात कराना है या नहीं। अच्छा, ये टेक्निकल रीजन तो है। खैर की शिकस्त के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये मौक़िफ़ है कि जो उनकी जाली हुकूमत है PTI की, उससे मुताल्लिक़ हमारा जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त साबित हुआ है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकलाबी इक़दामात के बावजूद अवाम आपके बकौल करप्ट अपोजिशन का बयानिया तस्लीम करने के लिए तैयार हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है शौकत साहब? देखिए, मैंने तो आपसे कहा कि इसके बहुत सारे फैक्टर भी थे, लेकिन एक बलदियाती इलेक्शन 2-3 जीत कर इस तरह कि जी हम पूरे सूबे पे काबिज हो जाएंगे, ये ख्वाब उनका कभी पूरा नहीं होगा इंशाल्लाह। ये आप देख लेंगे, सेकंड फेज में भी देख लेंगे, और साथ साथ जो है ना आइंदा इंतखाबात में भी आप देख लेंगे, कहीं नज़र नहीं आएंगे। मैं तो पहले से कह चुका था कि ये अब इनकी किस्मत में अब पार्लियामेंट का देखना नसीब नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये इनके उम्मीदवार आ गए 3-3, 4-4 जमातों सपोर्ट पर और हमारी अपनी गलतियों से, तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये सूबाई और कौमी असम्बलियों पर असरअंदाज होंगे। कभी भी नहीं हो सकते इंशाल्लाह ताला। ये अपने हल्कों से नहीं जीत सकते, ये अपनी सीट भी नहीं जीत सकते इंशाल्लाह। शौकत भाई के बावजूद भी आपका कॉन्फिडेंस कमाल है वैसे। वो जीत गए हैं पहले नंबर पे, आप कह रहे हैं वो अब नहीं आएंगे पार्लियामेंट में। खैर जी, आपने सुना शौकत यूसुफजई साहब को मौक़िफ़। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ इलेक्शन के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती इलेक्शन में शिकस्त के बाद PTI के मुखालिफिन ने तनकीद की बौछार कर दी है। अपने होम ग्राउंड में बदतरीन शिकस्त पर अपोजिशन जमातों ने PTI और वजीर आजम को आड़े हाथों लिया, ताक ताक कर निशाने लगाए, जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया है। मरियम नवाज ने PTI की नाकामी पर तंज करते हुए अपने ट्वीट में इल्जाम लगाया कि तब्दीली आ नहीं
रही बल्कि रुसवाई, बदनामी और करोड़ों बद्दुआएं समेट कर जा रही है। 22 करोड़ के मुल्क को महंगाई की लाकानूनियत, नालायकी और नाअहली की दलदल में धकेल दिया गया है, जबकि हर शोबे में बदतरीन तारीखी नाकामी के अनमिनट दाग जो है अपने माथे पर सजाकर वो जा रही है तब्दीली। मौलाना फजल रहमान भी मैदान में आए और गवर्नमेंट पर उन्होंने तनकीद के निश्तर चलाया। इल्जाम लगाया कि 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई और अब केपी के बल्दियाती इलेक्शन ने साबित कर दिया कि पीटीआई की हुकूमत जाली है। अच्छा जी, उन्होंने ये भी पैगाम दिया कि बास कुव्वतें उलमा इकराम को आगे नहीं आने देना चाहती, हम इनसे बेहतर मुल्क चला सकते हैं। इशारा हुक्मरान जो मौजूद है उनकी तरफ होगा। दूसरी जानिब इस मौके पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का हम बयान सामने आ गया है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ नवाब शाह में ज़ोराना था, एक तकरीब थी, वहाँ से खिताब किया और खिताब करते हुए कहा कि पहले दिन से कह दिया था कि ये हुकूमत नहीं चल सकती, पीटीआई हुकूमत ने मुल्क का खाना ख़राब कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा, आसिफ जरदारी साहब ने कहा है। फार्मूले बना बनाकर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। सीधी सी बात है, पहले इसकी छुट्टी करो फिर हमसे बात करो, यही फार्मूला है। तो उन्होंने कहा कि हम फिर मुल्क संभाल सकते हैं। केपीके में शिकस्त के बाद हुकूमत और वफाकी वज़रा कहना चाहिए दिफाई पोजीशन में नजर आते हैं। शिबली फराज ने शिकस्त तो तस्लीम की है, लेकिन वाज़ेह किया है कि पार्टी डिसिप्लिन पर हमें तवज्जो देना होगी। इलेक्शन के इशूज़ को देखने के लिए एक कमेटी बना दी गई है जो तमाम मामलात को देखेगी। अपोजिशन की तनकीद और रद्द-ए-अमल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ आमिर ज़िया साहब मौजूद है, सीनियर सहाफ़ीकार हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो ये इस वक्त जो एक बार फिर सूरत हाल गर्म हो गई है, कहना चाहिए माहौल के अंदर, इस पर उनकी क्या राय है? आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच। एक तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा एक इक़दाम ये हुआ कि इंतखाब हो गया, इलेक्शन का ये प्रोसीजर हो गया। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि बड़े दिलचस्प नताइज आए। कम से कम हम जेयूआई को एज लीडिंग पार्टी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कोई और पार्टी होती तो शायद इतनी अचंभे की बात नहीं थी, लेकिन जेयूआई ने ज़बरदस्त सरप्राइज कर दिया तमाम लोगों को। सबसे पहले तो अपना तज्जिया रखिए हमारे सामने, आप इन इंतखाबात को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम जो है उसकी एक खैबर पख्तूनख्वा में, जो कि पहले NWFP हुआ करता था, एक तारीख रही है। 70 की दिहाई में भी अगर आप याद करें तो इनके जो वालिद थे मौलाना फजल रहमान साहब के, मुफ्ती महमूद साहब, उनकी जो थी वजारत वज़ीर आला हुआ करते थे, तो वो सबको पता है। फिर आप 2002 के इंतखाबात देखिए, जब MMA जीती उसमें भी जो ज्यादा बड़ा शेयर था वो मौलाना साहबी की पार्टी का था। तो वहां पर इनकी जड़ें हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, इसमें जो बात है कि यकीनन 2-3 अवामिल हैं जो सबको पता है। मैं फिर दोहरा देता हूँ कि जी महंगाई ने पीटीआई को बहुत बदनाम किया। फिर पीटीआई की अपनी सफ़ों में जो खलफिशार है उसकी वजह से भी जो आप देखें कि उनकी जो है मुश्किलात में इजाफा हुआ और उनको मतलब नताइज नहीं मिले। हमारे जैसे ममालिक में, तरक्की पजीर ममालिक में, हमेशा आप देखें कि जमहूरियत में, क्योंकि इसके DNA में इंस्टेबिलिटी है, अदम इस्तेहकाम है हमारे यहाँ, तो आप ये देखिएगा कि हर 2-3 साल बाद अवाम का पैमाना लबरेज हो जाता है। क्योंकि गरीब मुल्क है, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, मीडिया जो है वो एक अपना किरदार अदा करता है, हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो जीने नहीं देती। तो आप ये देखिए कि अभी जिस तरह की तनकीद हो रही है इमरान खान साहब पे, यही तनकीद हमने देखा वो मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब होती थी, 18-20 महीने उनके गुजरते नहीं थे, इससे ज़्यादा जो था इसकी तनकीद का तूफान खड़ा होता था। हाल पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी जिसने 5 साल पूरे किए जरदारी साहब की 2008 से 13, उस पर भी शिद्दो-मर्द से तनकीद होती थी। और यही हाल जो है वो नून लीग का था। यानी कि ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इस जमहूरी निजाम में हर पॉलिटिकल पार्टी, वो चाहे 2/3 अक्सरियत से आई हो या सादा अक्सरियत से, उसके ऊपर जब तनकीद का तो वो कहते हैं ना गोलाबारी होती है, वो 2 से 3 साल बाद इसी पोजीशन में होती है जिसमें आज तहरीक इंसाफ थी। जी ठीक हो गया। आमिर साहब, ये जो बल्दियाती इलेक्शन है इसमें जो शिकस्त हुई है, ऑब्वियसली महंगाई और अंदरूनी इख्तलाफात के हवाले से आपने भी अभी जिक्र, अब दावे करती रही है पीटीआई की गवर्नमेंट कि हमने बड़े जो इनकलाबी इकदामात लिए हैं आवाम के लिए, लेकिन ओवरऑल जो शिकस्त का मामला हुआ है, आपको लगता है कि क्या ये शिकस्त जो बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई को हुई है, या आइंदा आने वाले इलेक्शन के लिए एक जो कह लो उसका पेश खेम है, फ्यूचर में कुछ इस तरह का अपसेट होगा? ट्रेलर है। एग्जैक्टली। अरे एक तरह से बिल्कुल ये ट्रेलर हो सकता है, एक कहते हैं वेकअप कॉल हो सकती है, लेकिन आम इंतखाबात में जो है वो माहौल कुछ और होता है। आम इंतखाबात में भी आप समझे ना कि पीटीआई के पास, उसके पास तकरीबन 3.5 साल की हुकूमत है, 4थे बरस में है वो, तो उनके पास अभी भी वक्त है कि अगर जरा सा वो चीजों को दुरुस्त कर लें, जरा सा नहीं काफी करना पड़ेगा। और जो परसेप्शन की लड़ाई है, उस परसेप्शन की लड़ाई में मीडिया के महाज पर हिज़्ब इख्तिलाफ का जो पलड़ा है वो बहुत भारी है। उसकी वजह ये भी है कि आपको पता है बहुत सारे जो मीडिया हाउसेज हैं वो नाराज हैं, और अब से नहीं
बहुत अरसे से नाराज हैं। तो पूरा एक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी है, एक उन्होंने पूरा एक तासुर ऐसा पैदा कर दिया कि ये बदतरीन नाकाम तरीन हुकूमत है, वरना वैसी हुकूमतें जैसे इस मुल्क में हुआ करती हैं अमूमन। और जी 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 अच्छा जी मैं आप अपनी बात बेशक इसको भी मुकम्मल कर लें। इसके साथ साथ जो कल जरदारी साहब की स्टेटमेंट आई है, आपको याद होगा अब से कुछ अर्सा पहले जरदारी साहब ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी थी, उनको अंडरग्राउंड होना पड़ गया था और फिर बड़ी उन्होंने पेशियां भी भुगती और हमें पता है कि क्या क्या मसाइल रहे। कुछ बिटवीन द लाइन्स वो खुद भी इजहार करते नजर आए अपने मुख्तलिफ गैदरिंग्स के अंदर, इंटरव्यूज के अंदर। कल फिर उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है, दो इस दफा उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अब वो हमें कह रहे हैं कि आप फार्मूला बनाएं और हमने उन्हें कहा है कि आपके फार्मूले ने बेड़ा गर्क कर दिया, खाना खराब कर दिया, कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। आपके ख्याल में देयर इज सम न्यू प्लान गोइंग ऑन, जिसकी वजह से हम ये भी देखते हैं कि जो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है वो लाहौर में 30,000 से ज्यादा वोट्स ले जाता है, जेयूआई में आउट ऑफ नोवेयर केपीके में जेयूआई ऊपर आ जाती है। सो इज देयर समथिंग कुकिंग, आपको ऐसा लगता है कुछ? जो जिनका नाम नहीं लिया इन्होंने, वो कहते हैं ना जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाप तो सारा जाने। तो वो तो खैर सब कुछ पता है। अच्छा अभी देखिए इस सूरत हाल में जबकि हम देखते हैं कि नून लीग जो है उसके कम से कम शरीफ खानदान यानी कि नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा जो है वो जिस तरह से फौज पे तनकीद करते हैं और जितनी उन्होंने तलखी घोल दी है उसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को इस तरह से पोजीशन करी कि वो एक इमर्ज करे डार्क हॉर्स के तौर पर। मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी की जो जड़ें हैं या मकबूलियत है वो पंजाब में उस तरह की है, जो कि बहुत जरूरी है किसी भी इंतखाबात को जीतने की, लेकिन वो पोजिशन ये कर रहे हैं। उनकी पूरा प्लानिंग या मनसूबाबंदी है कि किसी तरह से इलेक्टेबल्स अगर साउथ पंजाब में आ जाते हैं, सिंध उनकी जेब में है, कुछ नशिस्तें वो खैबर पख्तूनख्वा में कुछ करेंगे, उनके तहादी आ जाते हैं, वो जोड़ तोड़ में तो बहुत माहिर हैं, तो अपने आप को 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं। अच्छा अगर वो फर्ज करें कि 2023 तो उनकी नजर है, तो हर सियासी जमात की ख्वाहिश होगी कि आज जो हुकूमत है उसको नाकाम साबित करे और ना उसका तासुर दिया जाए कि जनाब अदम इस्तेकाम का शिकार है। तो यकीनन जरदारी साहब की एक तो अच्छी बात ये होती है कि सियासतदान जो कहते हैं और जितना कहते हैं उस पर आपको यकीन नहीं करना चाहिए कि आप कहते हैं कि जनाब उन्होंने कह दिया तो यकीनन किसी ने इनको कहा होगा कि ये खुदा के लिए आके आप कोई मशवरा करें, कोई मंसूबा नहीं। लेकिन आमिर जाज साहब वो आसिफ अली जरदारी हैं, डॉक्टर आमिर लियाकत थोड़ी है जिन्होंने पहले कहा हमें लाया गया है, फिर कहते हैं बस वो कुछ दोस्त लेके आए, साथी लेके आए। वो इजहार का फर्क होता है, उन्हें सारे वही हैं। अच्छा आज है ना, तो खैर आमिर लियाकत साहब का एक अपना अंदाज है गुफ्तगू करने का, वो जरदारी साहब एक अलग जीरक सियासतदान है, आमिर लियाकत एक जज्बाती इंसान है, तो दोनों में बड़ा फर्क है। तो मेरे ख्याल में मुआवजा गलत है ये। तो जो हमारे जरदारी साहब जिस तरह से अपने आप को प्रेस कर रहे हैं वो ठीक है, और उनकी ख्वाहिश यही है कि जनाब एक इमर्ज करे डार्क हॉर्स के तौर पे, लेकिन वो कहते हैं देयर आर मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। तो अभी दिल दूर है, उसमें नून लीग शहबाज शरीफ की भी बड़ी ख्वाहिशात हैं, वो भी अपने आप को एक सुटेबल कैंडिडेट के तौर पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी पार्टी में खुद इस बात पे खलफिशार है या उसमें एक डिवीजन है कि कुछ लोग जो नवाज शरीफ साहब के बयानिए के हामी और कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग हो जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो है प्रीमेच्योरली, जो बाज लोग दावा कर रहे हैं कि उसका गोलियां बिस्तर गोल हो जाए। आमिर जाज साहब क्विकली मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट के हवाले से वो कहते हैं चंद कुव्वतें चाहती है कि उलमा कराम आगे ना आए, हम उनसे बेहतर मुल्क चला सकते हैं, आप क्या कहेंगे? मौलाना साहब की ख्वाहिश है कि तो पहला वही तासुर खत्म करेंगे, वो सिर्फ एक दीनी जमात है, अपने आप को दीनी सियासी जमात कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि जनाब हम किसी एक सिर्फ मसलक की नुमाइंदगी नहीं करते, हम एक कौमी सियासी जमात है, और हमारे पास जो सिर्फ देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट के नहीं बल्कि दीगर लोग भी जो हमारे मेंबर हैं। तो ये उनकी ख्वाहिश एक आज से नहीं बड़े अरसे से कि वो बतौर कौमी लीडर और एक सेकंड फिडल की जगह वो एक मेन फिडल के तौर पे उभरे, और वो उनकी तो ख्वाहिश भी थी, सबको पता है कि उन्होंने अमेरिकी एम्बेसडर तक से इस ख्वाहिश के इज़हार किया था कि मुझे वज़ीर आज़म बना दिया जाए, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो वो जाहिर है कि कोशिश करेंगे, प्रेस करेंगे, और लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि जो एक जज्बाती नुक्ता नजर रहा है हमारे यहाँ दीनी जमातों का, इतना रैशनल थिंकिंग, अगर वो अपने आप को उससे बाहर लेकर आ जाती हैं और अवाम को जाहिर है कि काबिल कबूल होती, तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ भी उस तरह की साजिशें नहीं होती कि वो कहें कि जी फला को गिरा दो। अगर कोई भी अवाम दोस्त कुव्वत है और वो कुव्वत मुल्क को जोड़ के रख सकती है, मुल्क को आगे ले जा सकती है, तो मेरे ख्याल में सलाह आम है याराने नुक्तादां के लिए जी होना चाहिए। और लेकिन इसमें वो जो एक
पुराना मुशर्रफ मॉडल था दिन 2018 के इंतखाब में, जो हमें क्या सराहियाँ कर रहे थे कि शायद अब ये जो फंडामेंटलिस्ट अप्रोच वाली जमातें हैं या दीनी जमातें, अब इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। इस इंतखाब ने कम अज़ कम उस नज़रिए को ज़रूर गलत साबित किया, ऐसा लगता है। आमिर ज़िया साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया सुबह और अपना तजर्बा सामने रखा। सीनियर तजज़ियाकार आमिर ज़िया साहब अपनी राय का इजहार कर रहे थे KP इलेक्शंस के हवाले से और नए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के हवाले से जो नज़र आ रहा है कि कुछ हो रहा है, आपको आगाह करते रहेंगे। देखिए वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बारी हमारे सेगमेंट साइंस इन टेक की, जिसमें पीरियोडिक टेबल के हवाले से मुख्तलिफ एलिमेंट्स को डिस्कस किया जाता है। तो वकार अहमद मलिक और इब्न फाजिल आज बात कर रहे हैं बोरोन के हवाले से। सुबह केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। यस, देखते हैं आज का साइंस इन टेक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस इन टेक। साइंस इन टेक में हमारा एक सिलसिला है पीरियोडिक टेबल का और यकीनन ये बुनियादी मकसद तो बच्चों की तालीम है। बड़े भी ऑफ कोर्स वो तालीम कभी भी मुज़र सेहत नहीं होती, बड़े भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इब्न फाजिल साहब के साथ हमारा ये एक सिलसिला है जिसमें हम चाहते हैं कि पीरियोडिक टेबल के जितने भी अनासर हैं उसमें एक एक आंसर पे बात की जाए, उसके इस्तेमालात क्या हो सकते हैं, ज़ाती ज़िंदगी में किसी फ़र्द की ज़िंदगी में उसका क्या किरदार हो सकता है, कमर्शियल या उस सतह पे उसका क्या इस्तेमाल हो सकता है। इस हवाले से हमारा एक बहुत ही खूबसूरत सिलसिला है और आज बोरोन के हवाले से हमने बात करनी है जिसके एटॉमिक नंबर 5 है। सर बहुत शुक्रिया। तो आज हम कायनात की इस किताब का एक और चैप्टर बोरोन, हरफ़े तहज्जी बोरोन। बिल्कुल, बोरोन जी मेटलॉइड है। ठीक है। अच्छा, ये मेटलाइड अब एक नई टर्म है। एक हमने मेटल और एक नॉन मेटल से हम शनास हैं। मेटलाइड ऐसी चीज़ होती है जिसमें कभी मेटल के ख्वास आ जाते हैं और कभी नॉन मेटल के ख्वास। अच्छा। तो ये उन दोनों के दरमियान दोनों तरफ की प्रॉपर्टीज़ का हमल होता है। ये बोरोन जो है वो मेटलाइड है। इसमें एक आज हम एक और भी मज़े की चीज़ सीखेंगे, वो ये कि इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं। अच्छा। यानी एक ही चीज़ जो है बोरोन मेटल, वो मेटलॉइड जो है वो दो मुख्तलिफ एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में आता है। यानी अगर एक तरीके से वो ब्राउन पाउडर की शक्ल में आता है, ठीक है, और दूसरा ये बिल्कुल सिल्वरी चिप्स की शक्ल में आता है। अच्छा। तो ये इसको हम एक ही चीज़ अगर दो मुख्तलिफ शक्लों में एग्जिस्ट करे तो उसको हम एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, बोरोन जो है उसको एज ए मेटलॉइड या एज ए एलिमेंट इसका कोई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं, लेकिन इसके जो कंपाउंड्स और केमिकल्स हैं ना वो बहुत काम के हैं, बहुत मज़े के हैं। अच्छा, नेचर से ही ये निकलता है जी बोरिक एसिड की शक्ल में, आपने सुना होगा बहुत। और हम तो मतलब जब छोटे होते थे तो वो कैरम बोर्ड खेलते थे तो उसके ऊपर वो बोरिक एसिड एज ए लुब्रिकेंट यूज़ करते थे। उसके अलावा बोरेक्स एक होता है केमिकल, वो भी सफ़ेद पाउडर होता है। ये टर्की में इसका बहुत बड़ा डिपॉजिट है, दुनिया का सबसे बड़ा डिपॉजिट टर्की में है इसका। और ऑलमोस्ट सारी दुनिया को वहाँ से, पाकिस्तान में भी बोरिक एसिड और बोरेक्स जो है वो टर्की से आता है। अच्छा, ये बोरिक्स इसकी बेसिक चीज़ है, उससे फिर आगे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। यानी जो इसका हमारी डोमेस्टिक जो चीज़ें हैं उनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है इसका बोरोसिलिकेट ग्लास, आपने सुना होगा। ओवन के अंदर आप रखते हैं तो वो ख़राब नहीं होता। माइक्रोवेव ओवन में जो शीशा रखते हैं या इवन हीट के ऊपर डायरेक्ट आप आग के ऊपर जो शीशा रख देते हैं और उसको आग से वो टूटता नहीं है, वो बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। उसमें बोरॉन और रेत, इन दोनों चीज़ों को, बोरेक्स को और सैंड को मिला के वो बनाया जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा जो मेजर यूज़ है। इसके अलावा जो आपकी पॉटरी है, सिरामिक बर्तन जो होते हैं, उसके अंदर इसका बहुत बड़ा हिस्सा इस्तेमाल होता है बोरोन। इसके अलावा फिर इंजीनियरिंग में इसके बड़े यूजेस हैं। बोरोन से जी दुनिया की सबसे हार्ड चीज़ बनती है। यानी जो आपके पास डायमंड, आपने सुना होगा कि डायमंड जो है वो कुदरती तौर पे दुनिया की आज डायमंड के बाद जो सबसे सख्त चीज़ है दुनिया की, उसको कहते हैं जी क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड। ये बोरोन का एक कंपाउंड होता है और इसका इस्तेमाल क्या है कि इसका इस्तेमाल ये है कि जब हम लोहे की या मुख्तलिफ धातुओं की चीज़ें बनाते हैं तो उसको काटने के लिए हमें बड़ी हार्ड चीज़ चाहिए होती है। ये लेकिन डायमंड से कम? हाँ जी, डायमंड से तकरीबन रूबी के बराबर। यानी ये समझिए कि डायमंड की अगर हम स्केल पे बात करें तो उसकी सबसे ज़्यादा 10 हार्डनेस है, इसकी 9 है। रूबी की भी 9? हाँ जी, ये तकरीबन रूबी ये वो 9 पे जितने भी आएंगे वो। तो ये मैन मेड जो है हार्डेस्ट थिंग है, यानी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्ड चीज़ वो इंसानों ने बनाई है। ये क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड है। और इसका जो मेन यूज़ मैंने बताया कि जी हम इसके कटिंग टूल्स वगैरह बनाते हैं, उसके लिए वियर रेजिस्टेंट जगहों पे जहाँ इसकी ज़रूरत होती है वहाँ इसको इस्तेमाल करते हैं।
इस तरह बोरॉन की लातादाद चीज़ें, हाँ जी, बहुत सी चीज़ें, और हमारी मतलब रोज़मर्रा ज़िंदगी में अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी नेमत हमें हर जगह पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे बहुत सारे मुगालते दूर किए, क्योंकि मैं तो ये समझता था कि इसका इस्तेमाल सिर्फ कैरम बोर्ड किया था लेकिन इसके मतलब कैरम बोर्ड छट के ये हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। और नाजरीन, पीरियोडिक टेबल पर हमारी गुफ्तगू है उसका सिलसिला जारी है। 5 एलिमेंट्स हमने कवर किए हैं और डेफिनेटली हम इब्न फाजिल साहब के साथ तमाम एलिमेंट्स को इस तरह कवर करेंगे। और उसका मकसद आपके बच्चों की तालीम है, आपकी अपनी, हमारी अपनी, सबकी तालीम है। और बच्चों को साइंस से डराइए नहीं। साइंस से खूबसूरत चीज़, साइंस से ज़्यादा खूबसूरत, यानी फ़िक्शन से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ बच्चा अगर पढ़ रहा है तो ये किसी खूबसूरत अफसाने से भी या शायरी से भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिलचस्प चीज़ है। तो साइंस के हवाले से बच्चों में शौक़ पैदा कीजिए, देखते रहिए साइंस सेंटर। वेलकम बैक रिच पेस। और अब बात करते हैं खेलों के अंदर कुछ एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, जो कि जारी है जोरों शोर से, जिसमें पता नहीं लोग इसका जिक्र क्यों नहीं करें। भी हमारा कौमी खेल है, इसका जिक्र होना चाहिए, हॉकी पे बात जरूर होनी चाहिए। पहला सेमीफाइनल आज हो रहा है, जिसमें आज पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी कोरिया से हो रहा है, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में भारत और जापान की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 2 के मुकाबले में 6 गोल से हराकर सेमीफाइनल्स में अपने लिए जगह बनाई थी। पाकिस्तान की जानिब से नदीम अहमद और एजाज अहमद ने 2-2 गोल स्कोर किए थे। दूसरी जानिब जो न्यूजीलैंड की टीम है वो आइंदा साल दिसंबर से 2 टेस्ट, ये क्रिकेट का जिक्र मैं कर रहा हूं, 2 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा भी कर रही है। ये क्रिकेट से अपडेट। बिल्कुल, क्रिकेट के हवाले से अच्छी खबर है। मेहमान टीम अप्रैल 2023 में एक मरतबा फिर पाकिस्तान आएगी, जहां वो 10 व्हाइट बॉल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज की, जबकि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पहला दौरा पाकिस्तान में शामिल 2 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस बिलतरतीब आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप और आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा होंगे। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ नन अदर देन मिर्जा इकबाल बेग मौजूद है। मिर्जा साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अरमला, आपको भी और इमरान दोनों को सुबह बखैर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हम हॉकी से ही शुरू करें। इमरान क्या ख्याल है? बिल्कुल हॉकी से ही शुरू करते हैं, बहुत जरूरी भी है तो इस पे बात करना। दूसरा, पाकिस्तान की टीम ने जो इस चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट के मैचेस थे उसमें हम कोरिया से भी हार गए थे, उसमें हम भारत से भी हार गए थे, लेकिन अब एक चांस है हमारे पास कि हम दोबारा से खेल के और कम से कम एशिया के अंदर अपने आप को बेहतर साबित करें। तो अपना क्या तज्जिया आप करेंगे मेरे साहब इस हवाले से? देखिए इमरान, पहला मैच जापान से बराबर रहा, भारत से 3-1 से हारे और कोरिया से 3-3 से बराबर रहा। एक मरहले पर कोरिया की टीम जो थी वो 3-2 जीत रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। पाकिस्तान हॉकी इस वक्त आलमी रैंकिंग में 18वें नंबर पर है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि वो टीम जिसने एक तवील अरसे तक हॉकी के मैदान पर हुक्मरानी की, 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ, अगले ही बरस 1948 में हम लंदन ओलंपिक्स खेलने में कामयाब हुए और फिर उसके बाद 1960 के रोम ओलंपिक्स में हमने तिलाई तमगा जीता, 1968 के मैक्सिको ओलंपिक्स में और 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में। उसके बाद से हम ओलंपिक्स गेम्स नहीं जीत सके, 37 बरस हो गए। इसी तरीके से जब पहला वर्ल्ड कप 1971 में स्पेन में हुआ, पाकिस्तान जीता, फिर उसके बाद पाकिस्तान 1978, 1982, 1994 4 वर्ल्ड कप जीता, लेकिन 27 बरस से हम हॉकी का कोई वर्ल्ड कप नहीं जीते। हॉकी की सूरत हाल बजाय बेहतर होने के नीचे की तरफ जा रही है। इसकी बुनियादी वजह इमरान, जो 1996 में एटलांटा ओलंपिक से कबल खिलाड़ियों ने जो बगावत की थी, उस बगावत का जो समर है वो अब हमें मिल रहा है। और फिर हेल्म ऑफ अफेयर्स पर जिस तरह आसिफ बाजवा दूसरी मर्तबा बारी ले रहे हैं, जो लोग आए हैं हेल्म ऑफ अफेयर्स पर वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो पाकिस्तान हॉकी को चला सके। जिस तरह ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंजूर हुसैन आतिफ मरूम थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमीदी मरूम थे, कर्नल रिटायर्ड सैयद मुदस्सर असगर थे, इस टाइप के लोग नहीं आ रहे, जिसकी वजह से हॉकी डाउनफॉल हॉकी का शुरू हो गया और दोस्तों को, यारों को, अकरबा परवरी को नवाजा जा रहा है। अब आप अंदाजा लगाएं, हम लाए तो है एक डच कोच जो कि भारतीय निजाद है, जिसके आबाओ अजदाद का ताल्लुक बिहार से, एकमैन, वो डच कोच आया है, वो टीम के साथ है, लेकिन उसके साथ जॉय ट्रिप पर 2 और कोचेस भेज दिए गए। एक ख्वाजा जुनैद है जो इंटेलेक्चुअल अपने आप को कहते हैं, एक समीर हुसैन है जो 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में सिर्फ चंद मिनट खेले। लेकिन दोस्ती यारी की बुनियाद पर अगर आप कोचेस का तकर्रुर करेंगे और यकीनन फिर उसका समर तो आपको नजर आएगा। अब दुआ करें कि आज पाकिस्तान हरा दे कोरिया को, क्योंकि कोरिया से पाकिस्तान 3-3 बराबर खेला है। टीम बेहतर खेल रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें
दीगर मामलात को दुरुस्त करना होगा। कोई हमें स्पॉन्सरशिप पैसे देने को तैयार नहीं, क्योंकि किसी को एतबार नहीं है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर कि ये पैसे जॉय ट्रिप पे खर्च होंगे। कोई चीनी रिक्शा बनाने वाली कंपनी है जो हमारी प्राइम स्पॉन्सर है हॉकी की, ऐसा ही है? एक जमाना था इमरान के, वो जब हसन सरदार टीम के साथ वाबस्ता थे तो उनकी एहलिया का बुटीक था, तो उस बुटीक ने स्पॉन्सर कर दिया था टीम को। आप इससे अंदाजा लगा लें। और अब जो है जिस तरीके से अब जो स्पॉन्सरशिप मिली है बड़ी मुश्किल से मिली है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, सिंध के चीफ मिनिस्टर ने करोड़ों रुपए दिए, कहां जा रहे हैं पैसे, ये पूछना पड़ेगा इनसे। तो मिर्जा साहब कोई चेक एंड बैलेंस तो है नहीं, इसी वजह से शायद हॉकी टीम हमारी उस तरह से परफॉर्म ही नहीं कर पाती, क्योंकि इनके मामलात ऐसे हैं, कुछ फेडरेशन के मामलात ऐसे हैं। आइंदा साल मार्च में बात की जाए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एशिया कप होने जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि हॉकी टीम को हमें किस तरह से प्रिपेयर करना होगा ताकि इस एशिया कप में बेहतर परफॉर्म कर सके? देखिए अरमला, मेरिट और सिर्फ मेरिट होना चाहिए हॉकी टीम के खिलाड़ियों के इंतखाब में और कोचेस के इंतखाब में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया PHF के सेक्रेटरी आसिफ बाजवा ने अपने एक दोस्त अजमल खान को, जिनका ताल्लुक सियालकोट से, उनको भी रवाना कर दिया। टीम के साथ इतने लोगों के जाने का क्या वो है। एक और उनके दोस्त हैं कोच दानिश कलीम, ओलंपियन, उन्हें जूनियर वर्ल्ड कप में भेजा। 16 टीमों में पाकिस्तानी टीम 11वें नंबर पर आई भुवनेश्वर भारत में। अब आप अंदाजा लगाएं, और हम 2 ओलंपिक्स नहीं खेले इमरान, हम 2016 का रियो डी जेनेरो ओलंपिक्स नहीं खेले, 2020 का टोक्यो ओलंपिक्स जो इस साल हुआ है वो नहीं खेले, और हमारी कारकर्दगी बिल्कुल जवाल की तरफ गामजन है। इस तरफ सोचना पड़ेगा। ये अकाउंटेबिलिटी किसने करनी है? इससे पहले तो आपने जिन 3-4 शख्सियात का जिक्र किया वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स थे, और जब तक पाकिस्तान आर्मी बड़ा कंसर्न रही है, हमारी हॉकी बेहतर रही है। वी बिलीव अभी भी मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे जो सिटिंग आर्मी चीफ है, ही इज हिमसेल्फ अ गुड हॉकी प्लेयर, और उनकी बड़ी दिलचस्पी भी है। तो क्या हमें इंस्टीट्यूशंस की तरफ ही देखना चाहिए इसके रिवाइवल के लिए, या यूसी के जो हॉकी फेडरेशन है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसको एक मुकम्मल मैकेनिज्म से आना चाहिए? क्योंकि टैलेंट तो बेताशा है हमारे पास, स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, ग्राउंड्स भी हैं हमारे पास, वी बीन द नंबर 1 इन द वर्ल्ड। तो करें क्या कि रिवाइव करें इसको? देखिए इस वक्त जो हमारी हॉकी फेडरेशन के सरबराह वो खुद ब्रिगेडियर रिटायर्ड है खालिद सज्जाद खोकर साहब, लेकिन सेक्रेटरी का काम होता है ना सारे मामलात को चलाना। अगर सेक्रेटरी सही तरीके से नहीं चलाएगा, आपने बिल्कुल सही कहा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 5 करोड़ रुपए दिए PHF को। अब अंदाजा लगाएं कि इदारे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को सपोर्ट करें, इनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहाँ है, सेक्रेटरी क्या कर रहा है? अभी सुनने में आया है कि 1-1.5 साल पहले 40 लाख रुपए की गाड़ी ली गई PHF के लोगों के लिए कि वो इस्तेमाल में आएगी। तो आप पैसा लड़कों पर खर्च करें कि अपने आप पर खर्च कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल में इदारों को आगे आना होगा, इदारों को एक स्ट्रिक्ट जो है ना वो डिसिप्लिन अडॉप्ट करना होगा। फहमीदा मिर्जा जो बैनुल सूबाई राब्ते की वजीर है, उन्हें कुछ पता नहीं है, कुछ भी नहीं करी। वो कौमी असेंबली की स्पीकर रह चुकी, उनका खेलों से क्या ताल्लुक। उनके वालिद काजी अब्दुल मजीद आबिद जो थे वो एक बड़े जबरदस्त किस्म के सहाफी थे सिंध के, उनके भाई काजी असद आबिद APNS से वाबस्ता रहे। बेसिस पे एथलीट्स के साथ और प्लेयर्स के साथ बात होती है मिर्जा साहब, जो वजारत खेल की या बैनुल सूबाई राब्ते जिसके अंडर ये खेल आते हैं, सिफर कारकर्दगी है, किसी को कोई सपोर्ट नहीं किया जा रहा, कोई फैसिलिटीज नहीं दी जा रही, और फहमीदा मिर्जा साहिबा की कारकर्दगी ना होने के बराबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो सुन रही है तो उनको पता होना चाहिए दैट दिस इज व्हाट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थिंक अबाउट हर, कि वो क्या करेंगे स्पोर्ट्स के साथ। इमरान, अगर आप यहाँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो पंजाब का हॉस्टल है इसका दौरा करें, बंकर्स बेड है, वॉशरूम इतने गंदे हैं, खिलाड़ी अगर रात को सही तरीके से सोएगा नहीं तो कैसे परफॉर्म करेगा? और ये पैसे अपने आप पे खर्च कर रहे हैं। राय तैमूर भट्टी पंजाब के सूबाई वजीर जो है वो बयानात तो देते हैं, लेकिन अमली तौर पे कुछ करें, उनका ताल्लुक जंग से कुछ नजर नहीं आ रहा। बड़ी बेहिसी की सूरत हाल है। सही, ठीक हो गया। मिर्जा साहब लास्ट मिनट है, हम चाहेंगे जो न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान है उसके हवाले से भी, और जो ओवरऑल क्रिकेट की वापसी है, क्योंकि आगे हम बहुत सारे इवेंट्स, क्रिकेटिंग इवेंट्स को होस्ट करने वाले हैं, तो न्यूजीलैंड के हवाले से स्पेसिफिकली क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए न्यूजीलैंड को अब एहसास हुआ है इस बात का कि उन्होंने बड़ा गलत किया था, जो सितंबर में दौरा जो है वो पाकिस्तान का मंसूख करके चले गए थे। चले देर आयत दुरुस्त आयत, न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, 27 जनवरी से PSL शुरू होने वाली है, और आपको पता है कि लाहौर कलंदर ने शाहीन शाह अफरीदी को PSL में अपना कप्तान बनाया है। कितने कप्तान वो बदल चुके हैं, इस मर्तबा हो सकता है कि शाहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर्स को चुके। अरमला बड़ी सपोर्टर है, तो इस मर्तबा लगता यही है कि शायद उनके लिए वो कप उठाने में कामयाब हो, क्योंकि उनके बड़े कप्तान है। अजहर अली ने कप्तानी की, ब्रेंडन मैकलम ने कप्तानी की, मोहम्मद हफीज ने कप्तानी की, सुहेल अख्तर ने कप्तानी की, इतने कप्तान उन्होंने आजमाए। अब दुआ करें कि इस मर्तबा बेहतर हो। लेकिन न्यूजीलैंड की जो पाकिस्तान आमद की खबर है वो शायद
पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक अच्छी खबर है। ठीक है, वो टीम जब तक स्ट्रक्चर में तब्दील होना तो तब्दीली ऐसी, पंजाब में आईजी पुलिस चेंज होता है, पुलिस चेंज नहीं होती। लाहौर कलंदर का कप्तान तब्दील होता है, टीम तब्दील नहीं होती। कैसी बातें कर रहे हैं आप? तब्दीली की बात करो ना। खैर मिर्ज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, आपने हॉकी के हवाले से खास तौर मुफस्सिल बात की। हमारा आज का मौजू वैसे हॉकी ही था, क्योंकि इस पर ऊपर यूजुअली बात भी नहीं की जाती। हमारा कौमी खेल है और हम ये बार बार कह के थक गए हैं। कम से कम फेडरेशन के अंदर ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो कि मेरिट के ऊपर हों और वो हॉकी की तरवीज के लिए काम करें। और कुछ साबिक प्लेयर्स से मेरा राब्ता है, वो जो फ़ोन करते हैं तो यकीन माने उनका बड़ा दिल दुखा होता है कि इस खेल का क्या हाल हो गया। खैर आगे क्या करना है? बिल्कुल, अब हम बात करेंगे बिल्कुल हफीज जालंधरी साहब के हवाले से। उनकी 39वीं आज बरसी है, कौमी तराने के खालिक हैं और शोरा आफाक शायर हफीज जालंधरी, इनकी 39वीं बरसी आज मनाई जा रही है। 14 जनवरी 1900 को हिंदुस्तान के शहर जलंधर में पैदा हुए और क़याम पाकिस्तान के बाद हिजरत करके लाहौर मुंतकिल हुए। आपका कलमी नाम अबुल असर था और आपका फ़नी कारनामा इस्लाम की जो मंजूम तारीख है जिसका नाम शाहनामा इस्लाम है, लेकिन आपकी वजह शोहरत पाकिस्तान का कौमी तराना है। बिल्कुल, हफीज़ जालंधरी साहब के हवाले से हम बात कर रहे हैं। उन्होंने कई मशहूर गज़लों और नज़मों के साथ साथ कई कुतुब भी लिखी। गज़लिया शायरी में यकीनी तौर पर आपका कोई सानी न था। हफीज़ जालंधरी का लिखा हुआ गीत अभी तो मैं जवान हूँ मलका पुखराज ने गाकर शोहरत की बुलंदियों को छुआ। इसके अलावा अदब के शोबे की अगर बात करें तो इसमें भी किराकदर खिदमात पर हफीज़ जालंधरी को हिलाल इम्तियाज़ और तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। हफीज़ जालंधरी 21 दिसंबर 1982 को खालिक हकीकी से जा मिले। हफीज़ जालंधरी के हवाले से तो हमने आपको बताया और अब बारी है हमारी सबसे फेवरेट माहिरा खान की, जिनकी आज 37th बर्थडे है। 21 दिसंबर 1984 को कराची में पैदा हुई और सिर्फ 16 बरस की उम्र में उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया। उसके बाद शुएब मंसूर की जो फिल्म है बोल, उसमें वो जलवागर हुई और इसके बाद जो उनका मशहूर ड्रामा था हमसफ़र, उन्हें उनकी शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। बिल्कुल, और कई फिल्मों में काम किया। हमारी टॉप नॉच एक्ट्रेस है, पाकिस्तान से बाहर भारत में भी 10 एक्टिंग कर चुकी हैं। सो हैप्पी बर्थडे मायरा, मे यू हैव सो मेनी मोर। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं इमरान हसन, कहीं शदीद मसरूफ जी। मैं जरा जी ठीक है, इस वक्त हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान का वक्त हुआ चाहता है। आज क्या है मेरा पाकिस्तान में दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मयारी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए जिस्मानी ज़रूरियात के साथ साथ ज़हनी ज़रूरियात का पूरा होना भी ज़रूरी है। और अगर एक बच्चे को बर वक्त तालीम देने का सिलसिला ना शुरू किया जाए तो वो ज़िंदा रहने के बावजूद शऊरी तौर पर नाख्वानदगी की वजह से मौत का शिकार हो जाएगा। आज हम डोर ऑफ अवेयरनेस तंजीम के हेड ऑफिस में मौजूद हैं, जहां गरीब, बेसहारा और ख़ुसूसन झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को तालीम दी जाती है। आइए चल के देखते हैं कि ये तंजीम किस तरह से काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग मैम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। टाइम इस वक्त हमें डोर ऑफ अवेयरनेस की फाउंडर और चेयरपर्सन मैम रूबा हुमायूं ने ज्वाइन किया। उनसे जानते हैं इस इनिशिएटिव के बारे में कि डोर ऑफ अवेयरनेस मैम आपने स्टार्ट कैसे किया, इसको स्टार्ट करने का ख्याल कैसे आया? जी, बेसिकली मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं कोई NGO बनाने जा रही हूँ या कोई ऐसा इदारा बनाने जा रही हूँ। हमारा एक घर का छोटा सा प्रोजेक्ट था कि 100 लोगों का खाना हम जुमेरात को तकसीम करते थे गरीब बच्चों में। तो जब वो खाना मेरे हस्बैंड कहते थे कि अपने हाथ से बांटो, तो उसी वजह से जब मैं साथ जाती थी तो खाना तकसीम करते हुए वो बच्चे जिस तरह छीनते थे और झपटते थे, तो मैं उन्हें कहती थी कि लाइन बनाओ और आराम से लो, मैं सबको दे के जाऊँगी। अच्छा। तो वो कहते हैं हमें इस तरह कभी किसी ने नहीं समझाया, तो आप अगर हमें पढ़ाएं तो हम पढ़ेंगे आपसे। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें। तो मैंने फिर 1 साल झुग्गियों में बैठ के उन्हें पढ़ाया और बहुत मैंने एंजॉय किया उस टाइम को कि वो बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं और इतना कुछ उन्हें जल्दी से सीख भी लेते हैं। तो मैंने तकरीबन 1 साल उनको झुग्गियों में बैठ के पढ़ाया। तो वो मुझे लगा कि ये तो बस बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, लेकिन इतना लॉन्ग टर्म है कि ये नहीं है कि मैंने आज पढ़ाया और वो कल कुछ बन जाएंगे। वो तो बिल्कुल। तो उन बच्चों के लिए फिर मैंने एक टीचर रखी और एक जगह रेंट पे ली और उनको मैंने फैसिलिटेट करना शुरू किया। तो मुझे बड़ा मज़ा आया कि ये तो बड़ा अच्छा एक प्रोजेक्ट है, बच्चे पढ़ें भी और फिर उनको हम एंटरटेन करें और साथ में खाना वाना जो भी था वो सारा उनको मोटिवेशन के लिए वो भी ज़रूरी है।
इस तरह से एक स्कूल बनाया, फिर दूसरा, तीसरा, 5 स्कूल फिर मैंने अपने चैरिटी से चलाए। लेकिन मुझे फिर बहुत लोगों ने कहा कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं तो आप इन बच्चों को ये इस सारे प्रोजेक्ट को रजिस्टर करवा लें। इसके साथ वोकेशनल सेंटर्स भी फिर हमने बनाए ताकि उन बच्चों की मदर्स भी सीखें और वो घर बैठे चार दीवारी में अपना रोज़गार कमा सकें। जी, तो एक ये उनके साथ फिर वो भी हमारा माशाल्लाह ऑन गोइंग है। अब ये कि कोविड के दिनों में हमने उनको काम बना के मतलब सेल करने का भी उनका एक प्रोजेक्ट शुरू किया ताकि वो अर्निंग भी कर सकें, सिर्फ सीख के कहीं जॉब ना ढूंढें या काम इस तरह से ना ढूंढें, बल्कि हमारे पास ही वो काम बना के अर्निंग कर सकें। ज़बरदस्त मैम, आपने जितने भी इनिशिएटिव्स की बात की ज़बरदस्त है। हम चाहेंगे कि हम फिज़िकली जाएँ और आप हमें अपने स्कूल का या वोकेशनल सेंटर का एक हमें विज़िट दे दें ताकि हमारे देखने वालों को अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से वहाँ बच्चे जो हैं वो तालीम के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं और किस तरह से जो ख़वातीन हैं वो वहाँ पे हुनर सीख रही हैं। जी ज़रूर, आ जाएं। जी, यहाँ पे जो हमारी थ्रिफ्ट शॉप है इसमें लोग आके परचेज़ भी करते हैं और डोनेट भी करते हैं। अच्छा। तो जो इससे फंड रेज होता है वो हम इन्हीं के उन गरीब बच्चों के जो स्कूल्स हैं, वोकेशनल सेंटर्स हैं, उन पे खर्च करते हैं। अच्छा, तो मैम ये प्री लव्ड चीज़ें होती हैं, प्री लव्ड आइटम्स होते हैं? जी, बाज़ लोग तो नई चीज़ें भी डोनेट कर रहे होते हैं और पुरानी चीज़ों की ये शॉप है बेसिकली। ठीक है। तो इसका नाम भी थ्रिफ्ट शॉप इसीलिए हमने रखा है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है कि जिनके पास एक्सेस है वो अपनी चीज़ें डोनेट कर देते हैं या फालतू चीज़ें। जी, हमारे पास ब्राइडल ड्रेसेस हैं जो कि हम गरीब बच्चियों की शादियों के लिए देते हैं। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। आई थिंक आई वुड लाइक टू बाय समथिंग यहाँ से ताकि जो पैसे वो चैरिटी में ही जाएंगे। पेंटिंग बहुत अच्छी मुझे लग रही है। जी, ये थ्रिफ्ट शॉप तो इसमें घर की कोई भी पुरानी चीज़ें अपनी डोनेट करना चाहे तो हम वो उसे रिपेयर मेंटेन करके तो यहाँ पे सेल कर लेते हैं और इसके जो पैसे होते हैं वो चैरिटी में चले जाते हैं। जी, ये हमारे वोकेशनल सेंटर्स का जो है ये हेड ऑफिस का ये सेंटर है। अच्छा। क्योंकि यहाँ से सारे वोकेशनल सेंटर्स हमारे जो ऑल ओवर लाहौर चल रहे हैं वो यहीं से ऑपरेट होते हैं। यहीं से सैम्पलिंग होती है, फिर वहाँ से चीज़ें बन के आ जाती हैं। एक्चुअली हम पहले सिर्फ ट्रेनिंग देते थे लेकिन कोविड के बाद हमने उनको बिजनेस भी इस तरह से दिया है ताकि वो चीज़ें बनाएं और सेल भी करें ताकि इंसेंटिव हो, उनको भी काम करने का दिल करे कि हम जो बना रहे हैं वो सेल भी हो रहा है। जी, हम उनसे चीज़ें जो है परचेज कर लेते हैं। अच्छा। तो हमारे पास चाहे बाद में सेल हो ना हो लेकिन हम उन्हें कहते हैं कि आप लोग चीज़ें बनाएं ताकि आपको अर्निंग आपकी स्टार्ट हो। आती रहे। दिस लुक्स वेरी नीट। और अगर आप किसी और बड़ी जगह पे जाएं तो ये पता नहीं कितने पैसों में हमें ये क्वेश्चंस मिलते हैं। सो आई थिंक ये उनकी जो मेहनत है उसका सिला भी उनको मिल रहा है कि वो साथ साथ काम कर रही हैं और उनको इसका मुआवजा मिल रहा है। जी, मैम, अब हम चाहेंगे कि आप हमें अपने वोकेशनल सेंटर और स्कूल का भी विजिट करा दें। जी श्योर, आ जाए। तो मैम यहाँ पे अभी इस वक्त कौन सी क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं? जी, अब हमारी सेकंड शिफ्ट शुरू हो चुकी है। अच्छा। क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे जा चुके हैं। यहाँ तकरीबन 250 बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। अच्छा, और वो इसी एरिया से आते हैं, ये गार्डन शुरू हो चुकी है। जी, हम 2 शिफ्टें इसलिए चला रहे हैं कि एक तो रेंटेड बिल्डिंग्स होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूटिलाइज कर सकें। जी, क्या नाम है आपका? खुशी वो अपने बच्चों को यहाँ छोड़ के जाते हैं। इनके वालिदैन तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमें एक ऐसा इदारा मिला है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सब कुछ दिया जाता है। तालीम के साथ साथ उनके घर की और भी बहुत सी ज़रूरियात है जो मैम के थ्रू पूरी होती हैं। ये इदारा बहुत कामों में उनकी हेल्प कर रहा है, तो वो तो बहुत खुश हैं, खुश होते हैं। और अगर बच्चों की बात की जाए, कितना टैलेंट है इनमें, कितनी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और इन बच्चों के अंदर ऐसी ऐसी सलाहियत है कि जो अच्छे अच्छे स्कूल्स के बच्चों में पाई जाती हैं। तो ये बच्चे इनको इस प्लेटफॉर्म पे लाके तो बहुत ज़्यादा हमें ना वो खुशी महसूस हो रही है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हबीबुल्लाह। हबीबुल्लाह, बड़े होके क्या बनोगे? डॉल्फिन। डॉल्फिन, वो जो पानी में होती है? फिर जो सड़क पे होती है। डॉल्फिन फोर्स ज्वाइन करना चाहते हो? अरे वाह, जबरदस्त।
इस वक्त हमारे साथ डोर ऑफ अवेयरनेस की एक वॉलंटियर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उन्होंने कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की और इनको अभी कैसा महसूस हो रहा है ज्वाइन करने के बाद। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये था कि यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई तो फ्री टाइम था, तो फ्री टाइम में समझ नहीं आता था कि करें क्या। तो मैंने बेसिकली ना डोर ऑफ अवेयरनेस को मैंने फेसबुक पेज पे देखा था, तो मैंने इनकी एक्टिविटीज़ वगैरह देखी और मैंने सर्च वगैरह काफ़ी की। तो उसके अंदर मैंने चेक किया कि ये लोग तो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी इनको ज्वाइन करूँ। तो मैं बेसिकली मैम रुबा के पास आई थी एज अ वॉलंटियर। ओके। तो पैशन बहुत ज़्यादा था कि मैंने भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है इसके अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा जा रहा है। अभी रिसेंटली हमारी ये क्विल्ट्स के हम लोगों ने कैंपेन का स्टार्ट किया है, तो हम लोग स्लम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर कर आए हैं वो लोग। अच्छा, ओके, ज़बरदस्त। अपनी थोड़ी सी कैंपेन्स के बारे में मैं चाहूँगी कि आप बताओ। हमारी बेसिकली प्लांटेशन कैंपेन होती है और ये क्विल्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन की हो गई, रमज़ान की हो गई, इस तरह की हम लोग काफ़ी एक्टिविटीज़ वगैरह करवाते रहते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अपनी और भी वॉलंटियर्स के बारे में बताओ कि वो किस तरह से यहाँ पर आते हैं, लोग किस तरह से विजिट करते हैं। बेसिकली होता तो ये है कि जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी के वॉलंटियर्स वगैरह हो गए, HSN के हो गए, उन लोगों ने हमें काफ़ी ज़्यादा ज्वाइन किया है। और बेसिकली हमारा ये होता है कि हम लोग एक वीक के अंदर हमारे 3 दिन होते हैं जो हम लोग बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं, जिसके अंदर हम उनके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं। अच्छा। तो उससे ये होता है कि इनकी काउंसलिंग भी हो जाती है, तो अगर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं वो भी हमें बता देते हैं। तो हम लोग अपनी तरफ से अपने एंड पे तो पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोग उनको सॉर्ट आउट कर लें। थैंक यू सो मच। आप बहुत एक ज़बरदस्त काम कर रही हैं और देखने वालों को हम ये कहेंगे कि जो भी वॉलंटियर करना चाहते हैं, जिस तरह से आप इतनी वेल क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़ने लिखने के बाद आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया और इस तरह से लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। ये वोकेशनल सेंटर है मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपके पास यहाँ पे कितनी स्टूडेंट्स हैं वोकेशनल सेंटर में? 20 स्टूडेंट्स हैं। 20 स्टूडेंट्स हैं। आज कितनी प्रेजेंट हैं? 13 प्रेजेंट है। क्या क्या हुनर आप लोग यहाँ पे इन स्टूडेंट्स को सिखा रही हैं? इसमें हम लोग इनको ट्राउजर, शर्ट्स, कुर्ते, मतलब टोटल स्टिचिंग और कटिंग सिखाते हैं। स्टिचिंग एंड कटिंग। क्या एम्ब्रॉयडरी का भी आपके पास कोई है? हैंडवर्क भी हम लोग सिखाते हैं। हैंडवर्क भी सिखाते हैं। ज़बरदस्त हो गया। मैं चाहूँगी कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनसे बात करूँ और जानूँ कि ये जो हुनर सीख रही हैं उनको कितना अच्छा लग रहा है और कितना वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, कितना इंडिपेंडेंट फील कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हिरा जुल्फिकार। हिरा जुल्फिकार। हिरा, मुझे ये बताओ कि आप यहाँ पे स्टिचिंग सीख रही हैं? जी। कैसा महसूस करती हैं कि एक हुनर आप लोगों को सिखाया जा रहा है? बहुत अच्छा फील करती हूँ। मुझे जब यहाँ पे आई थी कुछ भी नहीं था आता, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई उन्होंने मुझे सारी स्टिचिंग सिखाई और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 90% स्टिचिंग आती है और मैं मैम रुबा की बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमें ऐसा माहौल दिया जहाँ पे हम लोग आके ये हुनर सीख सकते हैं और अपने माँ बाप की हेल्प कर सकते हैं। आरामना, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आप स्टिचिंग सीख रहे हो? जी। और आपने यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है? जी, मैं पहले पढ़ती हूँ फिर यहाँ पर सिलाई के लिए आती। अच्छा, माशाल्लाह। पहले आप अपनी क्लासेस लेते हो और क्लासेस लेने के बाद आप यहाँ पे स्टिचिंग सीखते हो? जब मैं आई थी मुझे कुछ भी नहीं आता था, अब माशाल्लाह हमारे टीचर जो है हमें शादियाँ उन लोगों ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। व्यूअर्स, आज सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हमने अपने खूबसूरत पाकिस्तान का एक और खूबसूरत एंगल आपको दिखाया, जहां मिस रूबा हुमायूं जैसे लोग पाकिस्तान के नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं, इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं, उनको हुनर सिखा रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कि मज़ीद फ्यूचर में आपको इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में लेके जाया जाए और इस तरह से ज़बरदस्त लोगों से मिलवाया जाए। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। नाजरीन, ये था आज का मेरा पाकिस्तान। देखते रहिए एक्सप्रेसो। जानवरों को लेकर तो अब लाहौर चिड़ियाघर वालों ने आपके लिए ऑप्शन खुली कर दी है कि आप वहां पर जा सकते हैं, जानवरों को अडॉप्ट कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे आसिफ महमूद ने एक रिपोर्ट बनाई, आपको दिखा। लाहौर जू समेत पंजाब के मुख्तलिफ चिड़ियाघरों में जंगली जानवरों और परिंदों की अडॉप्शन का प्रोग्राम जारी है। जंगली हयात से मोहब्बत करने वाले अदारे, एनिमल क्लब, तलबा और आम शहरी अपनी पसंद के जानवर और परिंदे को गोद ले सकते हैं। एनिमल्स बहुत सारे हैं, मतलब सारे ऑल एनिमल्स अच्छे हैं, लेकिन मुझे जो मेनली ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट इसमें वो ऑटर मैं चाह रही थी कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन लूँ कि उसके अडॉप्शन वगैरह के हवाले से कि कितना उसका ख़र्चा होता है मंथली बेसिस पे। तो फॉर 1 मंथ आई वुड अडॉप्ट दैट ऑटर। बाकी दुनिया के मुल्कों में एक बड़ा नॉर्मल एक चीज़ है, हम जब भी किसी ज़ू में जाते हैं तो उनका एक अडॉप्टेशन प्लान होता है, अडॉप्शन प्लान होता है, हम उसका हिस्सा बनते हैं और उससे अवेयरनेस बढ़ती है, जानवरों को उनके हैबिटेट में रखने की अवेयरनेस बढ़ती है और उनका बाकी ओवरऑल वेलफेयर।
और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि पाकिस्तान में भी ये प्लान इधर मौजूद है और लाहौर चिड़ियाघर की इंतज़ामिया अगर इस तरह से सोच रही है करना, तो ना सिर्फ इससे बच्चों में अवेयरनेस बढ़ेगी जानवरों के वेलफेयर की, बल्कि इससे मेरा ख्याल है कि चिड़ियाघर को एक्सपेंशन भी हो सकती है, जानवरों की बेहतरी भी हो सकती है और ओवरऑल जो है एक बड़ी एक पॉजिटिव मुस्बत किस्म की एंटरटेनमेंट और तफरीह के मौके भी लोगों को मिलेंगे। प्रोग्राम के तहत किसी जानवर और परिंदे को चंद हफ्तों से लेकर 1 साल तक गोद लिया जा सकता है। इस अरसा में जानवर से मिल सकते हैं और इसका नाम भी रख सकते हैं, लेकिन जानवर को गोद लेने के लिए इसकी खुराक का खर्चा अदा करना होगा। एक परिंदे की अडॉप्शन फ़ीस 3000 रुपये सालाना है, हिरन की फ़ीस 50,000 और बंदर का खर्चा 1,35,000 है। लेपर्ड की फ़ीस 4,75,000 रुपये, जबकि लाइन और टाइगर का खर्चा 6 लाख रुपये है। एडॉप्शन प्रोग्राम में एनिमल के जो फीडिंग एक्सपेंडिचर्स हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने या जो एनिमल लवर है उसने वो पे करने होते हैं और उस एनिमल के उसके अगेंस्ट वो उस एनिमल को नेम कर सकते हैं। उनका नेम प्लेट उस इंक्लोजर के ऊपर लगता है और जितना अरसे के लिए उन्होंने अडॉप्ट किया है उनके ज़ू में कॉम्प्लीमेंट्री विजिट्स होते हैं। अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप मुख्तलिफ उस एनिमल से रिलेटेड कोई मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। कोविड ने ओवरऑल हमारे मुल्क की जो इकोनॉमिक कंडीशन है जहां उसको मुतासिर किया है, इसी तरीके से ज़ू के ऊपर भी इसके असरात आए हैं। ज़ू बहुत अरसा इसमें बंद रहा है और जैसा मैंने जिक्र किया था कि हमारे पास ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस अरसे में चूँकि स्कूल्स और ये हमारे दूसरे तालीमी इदारे बंद रहे हैं तो इस हवाले से एक डिक्लाइन था जो हमारी एनिमल अडॉप्शन में आया है। अब जहाँ पर हमारे बहुत सारे एनिमल्स अक्सर अडॉप्ट रहते थे तो पिछले एक कोविड वाले अरसे में कोई एनिमल अडॉप्ट नहीं हुआ। उसके बाद अब जब सिचुएशन बेहतर हुई है तो हमारा एक लॉइन और एक हमारा जो बर्ड है ये एडॉप्शन में है। अगर 11 साल से कम उम्र बच्चा किसी जानवर को गोद लेना चाहे तो उसे खसूसी रियायत दी जाती है। माजी में कई मारूफ अदाकाराएँ और शख्सियात भी मुख्तलिफ जानवर गोद ले चुकी हैं। पंजाब वाइल्ड लाइफ हुकाम को उम्मीद है कि कोविड की सूरत-ए-हाल बेहतर होने की वजह से नए साल में चिड़ियाघरों में जानवरों और परिंदों की अडॉप्शन के रुझान में इजाफा होगा। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बिल्कुल, और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं सहराए थर की एक इंतहाई खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत फनकारा, सुरीली भी खूबसूरत, देखने में भी खूबसूरत हैं, बोलने में भी खूबसूरत हैं, गाने में भी खूबसूरत हैं। ये गुलकारा तो है ही, ढोलची भी हैं, यानी कि ढोलक बजाती हैं, साथ गाती हैं और कच्ची जगह पर अपना पक्का मकान बनाना चाहती हैं। दिस इज़ बेसिकली अ सोशल कॉज आप कह लें। आज एक आर्टिस्ट को हम आपके सामने लेकर आए हैं। हमने आपको इनसे पहले भी मिलवाया था सफ़र शर्त के अंदर, आपको याद होगा। ये झोंपड़ी में कैसे ज़िंदगी गुजार रही हैं, हमने इन्हीं से बात करनी है। मरियम नाज इनका नाम है, बहुत सुरीली हैं, बहुत अच्छा गाती हैं और इस वक्त स्ट्रगल कर रही हैं, अपना छोटा सा घर बनाना चाहती हैं। तो हमने कहा हम इसमें अगर कोई हिस्सा डाल दें, आप अगर कोई हिस्सा डाल दें, इनका सहारा बन जाए, इनका साथ दे दें तो क्या कमा जाएगा। मतलब सो मरियम से हम थोड़ी बात भी करें। मरियम हमारे साथ मौजूद है। मरियम नाज, खुशामदीद बहुत बहुत आपको एक्सप्रेसो में। कैसी हैं आप? ठीक है, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक। मरियम, जैसे आपकी आवाज़ खूबसूरत है, आप खुद भी बहुत खूबसूरत लग रही है, आपका ड्रेस बड़ा प्यारा है। मरियम, अच्छा मरियम, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो आप अपनी गुलकारी के हवाले से, आप थर की वाहिद जो कह रहे हैं, जो ढोल बजाती हैं, ढोलक बजाती हैं, वो वाहिद फनकारा हैं, उसके साथ साथ आप गाती बहुत अच्छा हैं। तो आपने अपने इर्द गिर्द लोगों को गाते हुए पाया, इसीलिए आपके अंदर ये शौक हुआ या आपने खुद से आपको शौक था गुलकारी का? थर की रेत का असर है, थर की सहरा का असर है। ये हमारा काम है, मैं ढोल बजाती हूँ, गाना गाती हूँ। हमारे घरों में जो बाजा होता है, ढोलक होता है। अभी मैं छोटी थी जब तक गाना गाती थी, ढोलक बजाती थी। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। अच्छा, इसका यही मसला है कि जब आप ये वाले फोक गाने गाना शुरू कर दें तो हमारा दिल करता है फिर आप चुप ना करें ना, फिर आप गाती रहा करें। थैंक यू वेरी मच मरियम। चलें हम ज़रा मकसद की तरफ भी आ जाते हैं। मरियम, क्या घर आप बनाना चाह रही है उधर थर में ही, अपने इलाके में बनाना चाह रही हैं? कितना बना लिया है और मज़ीद कितने पैसे इसके लिए चाहिए आपको घर बनाने के लिए? अभी तक तो यो ही पहले था, वो ही कर रहे हैं। अभी तक तो कोई घर अच्छे वाला नहीं है, वो झोपड़ी वाला है। झोपड़ी में ही रहती हैं आप? तो वहां पे एक कमरे का घर बनाने में कितना खर्चा आ जाता है, तकरीबन कितने पैसे लग जाते हैं?
अच्छा, ठीक है। चलिए, एक तो हमने पहले भी कहा है अपने देखने वालों से और दोबारा कह रहे हैं कि मरियम बहुत ज़बरदस्त फनकारा तो हैं, आपके सामने झोंपड़ी के अंदर रहती हैं। और वो ज़रा वकार भाई वाले प्रोड्यूसर साहब ज़रा दिखा भी दीजिए जहाँ पे अपने घर के बाहर ही बैठी हुई थी। बिल्कुल, वो साथ साथ अगर दिखा भी देंगे तो बेहतर होगा। ये इनका घर है बेसिकली, और ये चाहती हैं कि इसी जगह पर ये कोई ऐसा पक्का मकान तामीर कर ले, और इसके लिए इनको कुछ फाइनेंसेस की ज़रूरत है। तो आज हमने एक्सप्रेसो में सोशल कॉज आप कह लें कि एक इतना टैलेंटेड गुलकार, एक फनकारा जिसको हेल्प की ज़रूरत है, तो हमने सोचा कि हम एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से खुद भी कुछ कोशिश करें और जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी इसमें अपना हिस्सा डालें। और जिस तरह से हम थर की जो कह लें ज़रखेज़ मिट्टी की बात करते हैं, जहाँ पे इतने खूबसूरत फनकार मौजूद हैं, अगर उनकी हम थोड़ी सी हेल्प कर सके अपने तौर पर, ये आपको अंदर का हाल भी वकार भाई और अपना बड़ी कस्मा पुरसी की हालत में रह रहे हैं, इनके बच्चे भी हैं। वकार भाई तो खैर वहाँ पे चुके थे, उन्होंने अंदर के भी सारे मनाजिर दिखाए। आप देखिए कि बिल्कुल ये क्या इन्हें कहना चाहिए, झाड़ियों का सा और छोटी छोटी लकड़ियों को जोड़कर चोरा बेसिकली बनाया जाता है वहाँ पे, लेकिन वो चोरा भी नहीं है, ये कुछ झोंपड़ी सी है जिसमें ये रह रही हैं। चोरा तो वहाँ पे मतलब बहुत अच्छी लिविंग ये भी आगे लेकर जा रही है इन जगहों पे जहाँ पे ये अपना घर बनाना चाहती है पक्का। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मरियम की हेल्प भी करें, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है हमारी टीवी स्क्रीन्स पर आ रहा है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं, चूँकि हम एक्सप्रेसो टीम हमारे सोशल मीडिया पे भी हर वक्त कोऑर्डिनेशन में है मरियम के साथ। तो मरियम, आपसे भी हम जरूर चाहेंगे कि आप कुछ इस हवाले से कहना चाहें, जो देख रहे हैं उनसे कहना चाहें कुछ आप अपनी मदद के लिए। मरियम तो देखता है वो, उसको मैं बोलती हूँ हम गरीब लोग हैं, मुझे को मदद चाहिए। चलें इंशाल्लाह जो बन पड़ेगा जरूर आपके लिए करेंगे। मरियम, दूसरा आपके पास आपकी ढोलक मौजूद है, हम उसको बड़ा मिस कर रहे हैं क्योंकि आप इतना जबरदस्त बजाती हैं और साथ गाती भी हैं। हाँ, तो मरियम कुछ ढोलक के साथ अगर आप हमें सुना देंगी तो बहुत मजा आ जाएगा सुबह सुबह। मरियम नाज हमारे साथ मौजूद हैं और ये ढोलक बजेगी। जी मरियम, वाह 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 वाह, अमेजिंग, बहुत तो मरियम कभी लाहौर या कराची गई हैं और किसी फंक्शन वगैरह में, इवेंट वगैरह में भी आपने अपनी सलाहियतें दिखाई हैं गायकी की, वहाँ पे भी आपने गाना गाया है किसी बड़ी जगह पे? कहाँ पे? कराची में। अच्छा, कराची में गाया है, ठीक है। तो आपके इस इलाके से तो बहुत बड़े बड़े गुलकार हुए हैं, जैसे अभी बिल्कुल हम ताज़ा तरीन बात करें तो माई ढाई साहिबा का बड़ा नाम है, उन्होंने आतिफ असलम के साथ भी एक गाना गाया है। तो आपको कोई ऐसी ऑफर हुई कभी किसी बड़े ब्रांड की तरफ से कि आप भी उनके साथ गाएं, ऐसा हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। तो मरियम, आपकी ख्वाहिश है कि आप किसी कोई ऐसा गुलकार जिसके साथ आप गाना चाहती हो? जी हाँ। कौन? कोई भी ऐसे अच्छा गाने वाला है वो हमारे साथ गाए, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। अच्छा मरियम, अब कोई हमें मशहूर गाना आप सुनाइए जो थर के हवाले से, जैसे रेशमा जी के कुछ गाने हैं, कोई मशहूर गाना जो आपको याद हो, आता हो, वो जरा हमें सुनाइएगा। तो इन्होंने ये छोटा सा कुछ मटेरियल हाउस, अपने कंस्ट्रक्शन हाउस तो क्या कह सकते हैं, कमरा बेचारी बनाना चाह रही हैं और कुछ बुनियादें, हाँ ये बुनियादें कुछ बनाई हैं इन्होंने, छोटी सी जगह इनके पास, और यहाँ पे ही चाह रही है कि एक कमरा पक्का बन जाए, जो कि जब गर्मी आपको पता है थर में बहुत ज़्यादा होती है और उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, तो ये चाहती हैं कि अगर एक पक्का घर बन जाए या एक कमरा बन जाए तो इससे कुछ इनका भला होगा। तो हम ज़ाती तौर पे तो जी भरपूर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो भी कर पाए, लेकिन आप जो लोग देख रहे हैं, आप मरियम को दिस इज़ आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर अ कॉज हम एक्सप्रेसो में बात करें। वैसे हम सोशल राइट्स के ऊपर तो बात करते ही रहते हैं, लेकिन फाइनेंशियली मरियम की अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो ये नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, अपना को याद भी है शायद? बिल्कुल, 0320141638 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं क्योंकि हमारी टीम कोऑर्डिनेशन में है, और अगर आप हेल्प करेंगे, और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम एक्सप्रेसो के अंदर ये सोशल कॉज लेकर आए हैं, क्योंकि इससे पहले हमने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस उस तरह से नहीं की थी, लेकिन स्टिल चूँकि मरियम जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारी थोड़ी सी हेल्प उनके लिए एक बहुत ज़िंदगी भर का एक जो कह ले असासा बना सकती है, तो क्यों ना हम सब इस प्लेटफॉर्म से हेल्प करें मरियम की। और मरियम, आपको ज़रूर अल्लाह ताला, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, तो आपको अपना घर आप बनाना नसीब करें और आप उसमें रहें अच्छे तरीके से। हमने अपने तौर पे कोशिश
कोशिश की है, इंशाल्लाह कोई ना कोई वसीला जरूर बनेगा। और यहाँ पे मैं खास तौर पे ट्रिब्यूट वकार मलिक को भी पेश करना चाहूँगा। हमारे वैसे तो भाई हैं, हमारी टीम का हिस्सा हैं, लेकिन वो ऐसे कई फनकारों को हमारे सामने लेकर आए। मे बी इज़ वॉचिंग, हमारे रेगुलर व्यूअर भी हैं वकार। तो आपको बहुत ज़्यादा हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं कि आप इन फनकारों को सामने लेकर आए हैं, और साथ साथ ये जो मनाजिर दिखा रहे हैं ये भी उन्होंने हम तक पहुँचाए हैं, जो थर कितने खूबसूरत मनाजिर हैं। खैर अब हम मरियम की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए बगैर की, मरियम अब मैं चाहता हूँ आपको अगर कोई रेशमा जी का गाना आप हमें सुना पाएँ। कोई रेशमा जी का गाना आता है आपको, रेशमा साहिबा का? जी वो गाना कैसा दिया? चले अगर नहीं भी याद आपको तो कोई और एंड पे आप हमें कोई और ऐसा गाना जो किसी परदेसी के लिए, किसी अपने घर से वतन से दूर बैठे हुए शख्स के लिए जो आप गा सकें, ताकि जो परदेसी हमें देख रहे हैं जरा उनके गम में हम बराबर के शरीक हो जाएं और आपकी आवाज भी पहुंच सके उन तक। वाह 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 वाह, बहुत ही मजा आ गया सुबह सुबह, बहुत जबरदस्त। मरियम बहुत शुक्रिया, एक तो हमारे साथ आप आई, आप बहुत खूबसूरत फनकारा हैं, आपकी आवाज, आपका ढोलक बजाने का अंदाज और दोनों चीजें बहुत ही कमाल हैं। आई विश कि आप कहीं लाहौर के आसपास रहती होती तो हम आपको बराह रास्त ही बुलाते, क्योंकि जो स्काइप या दीगर जो कनेक्शन है उस पर वो जस्टिफाई नहीं हो सकता, लेकिन स्टिल थैंक यू वेरी मच मरियम नाज, बहुत शुक्रिया। और हमारी दुआ है एक बार फिर कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे, और आप जिस मकसद के लिए आप खुद भी एज एन आर्टिस्ट भी काम करती हैं, और हम भी अपने प्लेटफॉर्म से कोशिश करेंगे कि जितने लोग आपकी हेल्प कर सके घर बनाने में। वैसे डिफरेंट आर्ट्स काउंसिल भी हैं सिंध में, वैसे इस हवाले से काम होता है, वो आर्टिस्ट को थोड़ा बहुत करते हैं जो मुझे पता है सिंध गवर्नमेंट, उनको भी चाहिए कि वो भी इनको सपोर्ट करें, जो मुकामी आपकी पॉलिटिकल सियासी क़यादत है वो भी। मरियम बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, हम आपको इंशाल्लाह अपने शो में बुलाते रहेंगे, और ज़्यादा नज़दीक हुई तो आपको अभी किसी फंक्शन में भी बुलाएंगे, वहाँ पे लाइव आपको सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच। मरियम हमारे साथ मौजूद थी, अथर की खूबसूरत सी आवाज़, इनको आप हेल्प कीजिए अगर कर सकते हैं। ब्रेक लेंगे? बिल्कुल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में बात करेंगे सर्दियों में ग़िज़ाओं के इस्तेमाल के हवाले से। सर्दियों के मौसम में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, फ्लू, ये बहुत सारे जो वायरल इन्फेक्शन आम होते हैं, उससे बचने के लिए मुफीद ग़िज़ाएँ भी मौजूद हैं, जिनके इस्तेमाल से निजात तो नहीं लेकिन इनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। सर्दियों में लोग बात करें सूप का इस्तेमाल करते हैं, जो फ्रूट्स हैं, मछली है, ड्राई फ्रूट्स हैं, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि सर्दियों में मुख्तलिफ बीमारियों से बचने के लिए किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए और किन ग़िज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए, और इसी के लिए आज हम बात जी हमारे साथ सिद्रा इम्तियाज़ हैं जो कि हमारे ग़िज़ाइयात हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो हमें क्या मशवरे दे पाएंगे। सिद्रा, आप क्या, आजकल सर्दियाँ हैं, पहले तो ये बताएं हमें। कैसे आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने पूछा आप क्या खा रही हैं आजकल सर्दियों में, आपकी क्या डाइट चल रही है जो हम भी ले लें और हम भी फिट सही हो जाए? अच्छा, बेसिकली सर्दियों में होता इसी तरह से है कि हमने ज्यादा जोर दिया हुआ होता है हलवों पे, कहीं गाजर का हलवा बन रहा है, कहीं अंडे का हलवा बन रहा है, ये सारी चीजें। हाँ, अक्सर ये भी लोग सुनने कहते हैं कि सर्दियों में वेट रिड्यूस नहीं होता। उसकी बड़ी वजह यही है कि हम खाने इस तरह के खा रहे होते हैं। कुछ आपका इशारा अरमला हसन की तरफ तो नहीं है सिद्रा? जी सॉरी, मैंने कहा आपका इशारा अरमला हसन की तरफ तो नहीं है कि वो खा भी रहे होते हैं कह रहे हैं वेट लूज नहीं हो रहा? दोनों चीजें पैरेलल नहीं हो सकती। हाँ, बस ये है कि दूसरा ये भी होता है कि हमारे सर्दियों में अक्सर पानी का इंटेक भी कम हो जाता है। पानी का इंटेक कम होने की वजह से ऑलरेडी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, फिर आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, तो वेट रिडक्शन वैसे ही मुश्किल बन जाती है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि हम सर्दियों के अंदर नट्स का इस्तेमाल बिल्कुल बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको एक एनर्जी दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन उसकी सिद्रा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे माइंड में आया, वो ये है कि एक तो ये हमारी लेजीनेस ऐड हो गई, या हमारी डाइट या पानी वगैरह पीने के पैटर्न्स तब्दील हो गए, जो बॉडी का रिस्पॉन्स है, जिस रिस्पॉन्स से बॉडी अपना वेट लूज करती है, यानी कि हम जितना उसको पुश करते हैं और जितना वो लूज करती है, वो बॉडी रिस्पॉन्स सिस्टम वो भी क्या सर्दियों में स्लो होता है या वो सर्दियों गर्मियों में सेम रहता है? ऑल वी नीड इज कि हमें अपनी रूटीन देखनी है। सर्दियों में बेसिकली बॉडी को ज्यादा अच्छा फंक्शन कर रही होती है और उसको ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ रही होती है बाहर के टेम्परेचर से थोड़ा सा मेंटेन रखने, तो उसके लिए आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो नहीं होता, फास्ट हो जाता है। फास्ट होने की वजह से आप जल्दी वेट रिड्यूस कर लेते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर आता है कि हमारी बॉडी जब पानी हम नहीं पियेंगे जाहिर है थर्स्ट इतना हमें प्यास भी नहीं लग रही होती, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेशन की तरफ जा रही होती है। डिहाइड्रेटेड बॉडी जो है वो मेटाबॉलिज्म उसका स्लो हो जाता है। तो अगर हम पानी का इंटेक कम रखेंगे और खाने हम इस तरह के खाएंगे कि ये हलवे वगैरह और ज्यादा नट्स का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर वेट रिडक्शन मुश्किल हो जाती है। वरना अदरवाइज सर्दियों में आपका मेटाबॉलिज्म ज्यादा फास्ट होता है, आप जल्दी से
ज्यादा कैलोरीज को बर्न कर रहे होते हैं। तो बस थोड़ी सी अगर हम मेहनत करें और वर्कआउट भी, और अगर हम ये नट्स वगैरह खा रहे हैं तो हम इसका पोर्शन कंट्रोल करें तो बिल्कुल। मैं सिद्रा अगला सवाल यही करने वाली थी कि हम जो अपने आप को गर्म रखने के लिए या बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा बेहतर रखने के लिए सूप का इस्तेमाल करते हैं, मछली फिश का इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर ड्राई फ्रूट्स है, इसका जो पोर्शन बैलेंस करना होता है ये कितना इंपॉर्टेंट है और किस पोर्शन में, अगर हम स्पेसिफिकली ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं या मछली की बात करते हैं, किस तरह से हम इसको कंज्यूम करना चाहिए? अगर हम नट्स की बात करते हैं तो इसका जो एक पोर्शन है, ये सर्विंग साइज है, वो होता है आपकी हथेली के बराबर, मतलब 1 हैंडफुल ऑफ नट्स जो है वो आप रोजाना ले सकते हैं, 30 ग्राम तक रोजाना खा सकते हैं। लेकिन ये मूंगफली वगैरह अक्सर हम देखते हैं बहुत ज्यादा खा लेते हैं, वो 1-1, 2-2 पाव भी खाई जाती है। अगर मछली की तरफ आते हैं तो हम 3 आउंस का जो एक पीस है वो एक सर्विंग साइज है, तो वो मछली है वो हम हफ्ते में 2 दफा या 3 दफा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो है वो जोर नट्स के ऊपर जाके ही खत्म होता है, क्योंकि नट्स जो है हमारी साइज छोटा होता है लेकिन एनर्जी डेंस फूड है। आप थोड़ा सा खाएंगे कैलोरीज वो दे देते हैं, तो उस तरह से जो है हम अनइंटेंशनली कह लें या हमें पता नहीं चल रहा, हम बहुत ज्यादा कैलोरीज का इंटेक ले रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा हम अगर रिलेट कर लें मौजूदा सिचुएशन से, सिंस वी आर इन लाहौर, स्मोक से और इससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं या एलर्जी है, उससे लोगों को बहुत ज़्यादा सांस के मसाइल हो जाते हैं आजकल। ख़ास तौर पे अगर कभी आप मस्जिद में जाएं तो आपको एहसास होता है, क्योंकि हर बंदा ही एवरीबडी इज़ कफिंग, तो ऐसा लगता है कि सबको ये बीमारी चल ही रही है, और बच्चों में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए क्या तजवीज़ देंगी आप, क्या करें हम अपनी खुराक को लेकर? सर्दियों के अंदर हम सूप का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। एक तो ये है कि वहाँ पर फ्लूइड इनटेक भी हो जाता है, पानी अगर हम नहीं पीते तो सूप की शक्ल में भी आप थोड़ा सा फ्लूइड ले रहे हैं। दूसरा ये आ जाता है कि हमारे पास जितने भी हॉट बेवरेजेस हैं, चाय कॉफी का भी इस्तेमाल किसी हद तक कर सकते हैं, 1 से 2 कप, लेकिन कोशिश ये करें कि खाने के साथ कॉफी का इस्तेमाल ना करें, बिकॉज उसके अंदर उसकी वजह से उसके अंदर जो मौजूद कुछ ऐसी कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते। इसके अलावा यखनी का इस्तेमाल किया जा सकता है, और हमारा जो हल्दी दूध है, हल्दी दूध बहुत सर्दियों के अंदर अक्सर आप देखेंगे। सिद्रा, सॉरी टू कट यू, एक कॉन्सेप्ट ये मौजूद है, ये जो ब्रायलर की लोग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और इससे जो यखनी निकालते हैं, जो चिकन हमें अवेलेबल होता है, कि जी इसकी तो अपनी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू उतनी नहीं है, ये हमें क्या हेल्प करेगा, देसी मुर्गी हो तो फिर भी कोई बात है। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मशहूर है और इस वजह से बहुत सारे लोग न सिर्फ ये चिकन अवॉइड कर जाते हैं बल्कि इसकी जो यखनी होती है वो भी नहीं लेते, कि इसका कोई असर नहीं होता। क्या वाकई इसका असर नहीं होता? नहीं, हम न्यूट्रिशनिस्ट ने अभी रिसेंटली एक रिसर्च किया, उसके अंदर यही पता चला है कि कोई फर्क नहीं होता ब्रॉयलर और जो देसी मुर्गी है उसके अंदर। अच्छा। अगर हम उसकी न्यूट्रिशन के हवाले से बात करते हैं तो कोई इतना खास फर्क नहीं है। अच्छा। अगर हम ब्रॉयलर की बात करें तो वो भी देखिए देसी मुर्गी क्या क्या चीजें खा सकती है, हम बाहर चलते फिरते वो सांप भी खा लेगी और वो भी उसको मिलता है वो खा लेती है, तो वही चीज आ जाती है। ब्रॉयलर को बनाया इस तरह से गया है, मतलब उसकी जाहिर है हम खुद उसको प्रोसेस करके बना रहे हैं, तो वो उसकी बॉडी इस तरह की होती है कि वो आपका ऐसा नहीं है कि उसकी ग़िज़ाइयत में कोई फर्क है। अच्छा। हालांकि उस और जो देसी मुर्गी है उसके अंदर तकरीबन सेम ही न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। जरा क्विकली जूसेस के इस्तेमाल के हवाले से, जूस का इस्तेमाल कितना इंपॉर्टेंट है इस सर्दियों के मौसम में? जूस के निस्बत में ये रिकमेंड करूंगी कि हम होल फ्रूट खाएं, क्योंकि फ्रूट के अंदर जो फाइबर मौजूद है उसको आप कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देगा। लेकिन जब हम जूस निकाल लेते हैं तो फिर जाहिर है अगर हम मौसमी या माल्टे की बात करते हैं तो हम 1 या 2 उससे तो नहीं निकलेगा ना एक ग्लास जूस, कम से कम खाएंगे तो उसके अंदर वही बात आ जाती है कि पोर्शन कंट्रोल फिर नहीं रहता, क्वांटिटी हम ज्यादा खा लेते हैं। जाहिर यानी कि हमें फ्रूट खाने की तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए बनिस्बत इसके कि हम जूसेस का इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच सिद्रा, बहुत शुक्रिया इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें बताने के लिए। सिद्रा हमारे साथ मौजूद थी, न्यूट्रिशनिस्ट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज कि देसी और ब्रॉयलर जो मुर्गी है इनके मुताबिक उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों खा सकते हैं। सब कहते हैं देसी मुर्गी खाओ, देसी मुर्गा किथों ले गए, ये मिलती नहीं, देसी अंडे भी नहीं मिलते। हाँ, महंगाई बड़ी है। शहद भी जनाब 80 इजाजत, अब पंजाबी में हम साइन आउट करेंगे। 80 इजाजत लेने ताड़े कोलो, कल फिर मुलाकात होएगी ते की गल See you tomorrow इंशाल्लाह। एडे तुसी अंग्रेज। चलो जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।